0906 11:03 AM अध्याय 501। मुझे तुम्हें अचानक गले लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए। लू लानहुआ से निराश हुई केन्येरो भी उस पल संभल गई और उसके दमकते चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। काम में तरक्की और बच्चों के अच्छे से बड़े होने के कारण केन्येरो कुछ ही महीनों में बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि अब उन पर बोझ उतना नहीं था। उनके चेहरे की झुर्रियां भी गायब हो गई थीं। केन्येरो अपनी उम्र से 1 दशक से भी अधिक छोटी दिख रही थी। इसके अलावा वह बेहद खूबसूरत थी। पहले अत्यधिक काम करने और खुद को थकाने के कारण ही वह 40 की उम्र में होने के बावजूद 50-60 साल की लगती थी। अब जैसे जैसे उनका काम का दबाव कम हुआ, उनके चेहरे की कोमलता धीरे धीरे फिर से निखरने लगी। ये स्पष्ट था कि युन जियान को भी अपनी सुंदरता केन्येरो से ही मिली थी, अन्यथा युन यी और युन जियान दोनों इतनी खूबसूरत न दिखती। शाओ झू, इतनी बेबाकी से बातें मत कहो। केन्येरो शर्मिंदा हो गई, खासकर जब ये बात सीई और युन जियान के सामने जाहिर हो गई। हालांकि उसने अभी अभी ये जुनजियान को गले लगाया था, लेकिन आमतौर पर किसी को भी इस तरह की बात सबके सामने आने पर शर्मिंदगी महसूस होती है। मामा किन, मैं झूठ नहीं बोल रहा। युन झू ने मुंह बनाते हुए केन्येरो को पलके झपकाते हुए देखा। जैसे ही वह दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ा हुआ, नींद का धुंध धीरे धीरे छंटने लगा। केन्येरो आमतौर पर युन झू को बहुत लाड प्यार करती थी, इसलिए लड़का खुलकर अपनी बात कह पाता था। वह युन झू को अपने शब्दों को फिर से कहने का संकेत देना चाहती थी, लेकिन अफसोस, लड़का इतना छोटा था कि वह ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके शब्द कितने अंतरंग लग रहे थे। केन्येरो के गाल तुरंत गुलाबी हो गए, मानो वह भावनाओं से शर्मा रही हो। जब गे जुनजियान ने ये देखा, तो स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहे गए उसके शब्द उसके गले में अटक गए। जब केन्येरो और युन झू बात कर रहे थे, तभी सी युन झू के पास आए और हल्के से मुस्कुराते हुए उसे गोद में उठा लिया। खांसी, युन जियान ने अचानक एक आवाज निकाली। उसकी नजरें जमीन पर टिकी हुई थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, हम ऊपर जा रहे हैं। हालात को देखते हुए उसका यहाँ ज्यादा देर रुकना उचित नहीं लग रहा था। केन्येरो का चेहरा अभी भी लाल था, लेकिन उसने सिर हिलाया। युन जियान जैसे ही दौड़ते हुए सीढ़ियों से ऊपर गई, उसने युन झू और सीई को भी दूसरी मंजिल के कमरे में जाने का इशारा किया। पहली मंजिल पर केवल केन्येरो और गे जुनजियान ही बचे थे। तभी केन्येरो ने कहा, अभी के लिए धन्यवाद अधिकारी गे। इससे बच्चों को गलतफहमी हो सकती थी। मुझे खेद है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो अचानक गले लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, गे जुनजियान ने जवाब दिया। तब दोनों चुप हो गए। केन्येरो ने लू लानहुआ को विदा करने के बाद जब घर के अंदर प्रवेश किया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वर्षों से उसने जो पीड़ा सही थी, उसे कोई भी समझ नहीं सकता था। गे जुनजियान के लिए किसी कारणवश केन्येरो को देखकर ऐसा लगता था मानो वह अपनी दिवंगत मां को देख रहा हो। उसके दिवंगत पिता ने उसे धोखा दिया था और उसने अपने जीवन के शेष दिन आंसुओं में बिताए थे। दिल में एक चुभन महसूस करते हुए गे जुनजियान को जब अपनी इस हरकत का एहसास हुआ, तब तक वह केन्येरो को गले लगा चुका था। उसने ऐसा करने की कल्पना भी नहीं की थी, इसलिए वह भी चौंक गया। यह महज संयोग था कि छोटी युन झू उसी समय जाग उठी और सीढ़ियों पर आकर यह सब देखने लगी। बच्चे अपने शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, वे निडर होकर अपने मन की बात कह देते हैं। 0906 11:03 AM अध्याय 502। उसकी चिंता और एक द्वंद्व। जब केन्येरो और गे जुनजियान एक दूसरे को घूर रहे थे, तभी युन जियान जो ऊपर की ओर भागी, उसने सीई को धक्का दिया, जो युन झू को अपने अस्थायी कमरे में ले जा रही थी। जब वे सभी कमरे के अंदर आ गए, तब युन जियान ने गहरी सांस ली। जब गे जुनजियान पहली बार रात में रुका था, तब उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वह लोंगमेन शहर से आया था और कल काफी देर हो चुकी थी। चूंकि वह इसके लिए तैयार था, इसलिए उसका रुकना ठीक था। अभी जो दिख रहा था, उससे युन जियान को फर्क साफ नजर आ रहा था, चाहे उसकी गति कितनी भी धीमी क्यों न हो। केन्येरो की शर्म और गे जुनजियान की प्रतिक्रिया। युन जियान को यकीन था कि वे बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा केन्येरो स्पष्ट करना चाहती थी। केन्येरो ने युन गैंग से तलाक लेने के बाद से ही अपने दिन बेहतर बना लिए थे और यह जानकर युन जियान को बहुत खुशी हुई। लेकिन बुढ़ापे में क्या होगा? क्या वह अपना बाकी जीवन अकेले ही बिताएगी? युन जियान ने वास्तव में केन्येरो के लिए जीवनसाथी ढूंढने के बारे में सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह सिर्फ अपनी इच्छा से ही किसी को ढूंढ सकती थी। केन्येरो को युन गैंग जैसे किसी व्यक्ति से दोबारा मिलने से रोकने के लिए युन जियान ने इस बारे में बात करने से परहेज किया। फिर भी
अगर किम ये रो और गे जुनजियान का रिश्ता बन जाता तो वह पूरी तरह से इसका समर्थन करती। वह व्यक्ति न केवल प्रतिष्ठा में श्रेष्ठ था बल्कि गुणी और न्यायप्रिय भी था। उसने युन जियान और अन्य उन्नत विशेष बलों के उम्मीदवारों का भी अच्छे से ख्याल रखा। कुल मिलाकर वह अपनी प्रजा की परवाह करता था। लेकिन अगर गे जुनजियान का परिवार होता तो युन जियान इसके लिए राजी नहीं होती। अगर उसकी पत्नी अभी भी जीवित होती तो किम ये रो ही उसका प्रेम प्रसंग होती। रखेल होना कोई प्रशंसनीय बात नहीं थी। यह एक ऐसी स्थिति थी जिससे हर कोई नफरत करता था। अगर गे जुनजियान का पहले से ही परिवार होता तो युनजियान किसी भी पनपते रिश्ते को रोकने वाली पहली व्यक्ति होती। अपने अस्थायी कमरे में खड़ी युनजियान ने अपनी ठुड्डी हथेली पर टिकाए और फर्श पर एक बिंदु को बिना पलक झपकाए घूरती रही। उसकी ऊंची चोटी उसकी युवा ऊर्जा को और भी निखार रही थी। उसकी उमंग के बीच एक नाजुक सुंदरता भी थी और इसने सीई के भीतर एक बेचैनी पैदा कर दी। अगर वह युनझू को साथ न ले जा रहा होता तो वह युनजियान के रसीले होठों को तुरंत काट लेता। नन्हे युनझू में इतना धैर्य नहीं था। वह अपने हाथ पैर पटकते और हिलाते हुए कुछ देर तक युनजियान के सामने कांपता रहा और बेसब्री से पुकारता रहा, जी 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 जी। अंततः उसकी आखिरी कॉल ने युनजियान का ध्यान आकर्षित किया। क्या बात है? उसने युनझू की ओर देखा। जी जी, शियाओझू को तुम्हारी गले लगने की चाहत है। युनझू ने अपनी बहन के गले लगने की उम्मीद में बाहें फैलाते हुए शरारती मुस्कान के साथ कहा। लड़की ने आसानी से लड़के को सीई की पकड़ से छुड़ाकर दूसरी तरफ ले आई। पूरी दोपहर अपने कमरे में बिताने के बाद युनजियान और सीई ने युनझू को केवल रात के खाने के समय ही नीचे ले गए। किम ये रो और गे जुनजियान अपने पुराने अंदाज में लौट आए थे। उनके बीच बातचीत सहज और निर्बाध रूप से हो रही थी, मानो पहले की असहजता कभी हुई ही न हो। ये बात ध्यान देने योग्य थी कि उन दोनों के पास बात करने के लिए अनगिनत विषय थे। जब उस व्यक्ति ने युनजियान और सीई को युनझू के साथ नीचे आते देखा तो उसने युनजियान को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। युनजियान थोड़ी असमंजस में थी, लेकिन उसने युनझू का छोटा हाथ सीई को थमा दिया और गे जुनजियान की ओर चल पड़ी। युनजियान, मुझे अभी उच्च अधिकारियों से एक सूचना मिली है। टीम मोनाक के सभी सदस्यों को चंद्र नव वर्ष के 10वें दिन सैन्य शिविर में इकट्ठा होना है, क्योंकि विशेष बलों के उम्मीदवारों की एक नई टीम है जो लगभग तुम्हारी उम्र की है लेकिन बहुत ही असाधारण क्षमताओं वाली है। ऊपर से आदेश आया है कि दोनों टीमों के बीच मुकाबला होना चाहिए। 0906 11:04 AM अध्याय 503 एक कोटा। एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज के लिए कोटा निर्धारित होने के कारण यदि वे इस मुकाबले में जीत जाते हैं तो आप सभी के पास वर्तमान में मौजूद एएसएफ के पद उन्हें सौंप दिए जाएंगे। यह उच्च अधिकारियों का फैसला है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो, युनजियान। गे जुनजियान ने असाधारण गंभीरता के साथ अपनी बात समाप्त की। उन्हें भी यह सूचना उनके मोबाइल फोन पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए मिली थी। जब उन्होंने इसे पहली बार पढ़ा तो उनकी आंखें फड़कने लगीं। गे जुनजियान एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज के इकलौते नेता नहीं थे। देश शायद इतना विशाल था कि जाहिर सी बात है कि वे अकेले नेता नहीं हो सकते थे। दूसरी पार्टी में वे उम्मीदवार थे जिन्हें गे जुनजियान के खिलाफ खड़े एक अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया गया था और वे भी युनजियान और उसकी टीम के साथियों की उम्र के आसपास ही थे। हाल ही में नए भर्ती हुए लोगों को साधारण रूप से कुशल बताया गया, जो पिछले एएसएफ उम्मीदवारों से 5 से 6 गुना बेहतर थे। वे सभी आधिकारिक स्पेशल फोर्सेज सैनिक बनने की क्षमता के करीब थे। अपनी पहली उपलब्धि हासिल करने के बाद इन लोगों ने टीम मोनाक के आधिकारिक एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज के पदों को चुनौती देने का अनुरोध किया। इसी वजह से गे जुनजियान के वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें संदेश भेजकर चंद्र नव वर्ष के 10वें दिन शिविर में अपने 7 सदस्यों को इकट्ठा होने के लिए कहा। दरअसल युनजियान और उनकी टीम जैसे एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज के उम्मीदवारों को सीधे एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज में पदोन्नत किया जाना लगभग कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि इन 7 ने अपने पिछले 2 मिशनों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, जिसके चलते गे जुनजियान ने अपने वरिष्ठ अधिकारी से उनके लिए निर्धारित कोटा के लिए आवेदन किया और इस तरह उन्हें सीधे आधिकारिक एएसएफ सदस्य बना दिया गया। यह एक बेहद बड़ा सम्मान था क्योंकि सेना से चुने गए किसी भी एएसएफ उम्मीदवार ने कभी भी स्पेशल फोर्सेज सैनिक बनने की प्रक्रिया को छोड़कर एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज सैनिक बनने का सफर तय नहीं किया था। युनजियान और उनकी टीम जैसे उम्मीदवारों का चयन उनकी क्षमताओं के कारण हुआ था और उनके जैसे सक्षम युवा हमेशा से ही एएसएफ उम्मीदवार के रूप में अपना करियर शुरू करते आए हैं। जब उन्हें प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवार के रूप में स्वीकार किया गया
तो इन युवाओं को उन सदस्यों की तुलना में स्पष्ट बढ़त प्राप्त हुई जो पारंपरिक तरीकों से सैन्य विद्यालय से स्नातक होकर विशेष बल के सैनिक बने थे। एक बार एएसएफ उम्मीदवार बन जाने के बाद एएसएफ सैनिक बनना बस समय की बात थी। फिर भी एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज के सदस्य के रूप में योग्यता प्राप्त करना दुर्लभ था। 10,000 एएसएफ सैनिकों में शायद 100 से भी कम एएसएफ सैनिक होते थे। जब यून जियान और उनकी टीम ने कम उम्र के बावजूद वैध एएसएफ सदस्यों के रूप में स्थान प्राप्त किया तो इससे बहुत ईर्ष्या उत्पन्न हुई। जहां तक नए एएसएफ उम्मीदवारों की बात है, जिन्हें गे जुनजियान के कट्टर प्रतिद्वंद्वी एक अन्य उन्नत विशेष बल नेता एगोक्सुन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, उन्होंने टीम मोनाक के खिलाफ द्वंद्व युद्ध का अनुरोध किया था ताकि उन्हें प्रतिस्थापित किया जा सके क्योंकि वे भी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। इस तरह की लड़ाई से गे जुनजियान और टीम मोनाक को कोई फायदा नहीं होने वाला था। ये लोग उनकी जगह छीनने आए थे। अगर यून जियान और बाकी 6 सदस्य हार जाते तो उन्हें एएसएफ में अपनी जगह अपने प्रतिद्वंद्वियों को देनी पड़ती। एक बार ऐसा हो जाने पर उन 7 को एएसएफ उम्मीदवार के रूप में फिर से शुरुआत करनी पड़ती। गे जुनजियान को यून जियान की चिंता नहीं थी, लेकिन द्वंद्व युद्ध की बात आती थी तो यह एक टीम वर्क होता था। अगर उनकी टीम का कोई एक सदस्य कमजोर होता तो इसका असर पूरे समूह पर पड़ता। गे जुनजियान और एगोक्सुन के बीच मतभेद थे। शायद यही कारण था कि एगोक्सुन ने टीम मोनाक में आधिकारिक एएसएफ पद के लिए प्रतिभाशाली लोगों के एक समूह को मैदान में उतारा था ताकि प्रतिष्ठा के मामले में गे जुनजियान को पीछे छोड़ा जा सके। इसलिए इस समय गे जुनजियान बेहद गंभीर दिख रहे थे। 0906 11:04 AM अध्याय 504। उन्हें बेहतर बनाने के लिए 5 दिन ही काफी हैं। चंद्र नव वर्ष का 10वां दिन। तो अब हमारे पास 9 दिन बाकी हैं। यून जियान ने अपने होठों को थोड़ा सा टेढ़ा करते हुए अपनी भौहें उठाईं। उसके चेहरे पर एक चमक थी जिससे वह उत्साही लग रही थी। उसकी ऊंची पोनीटेल उसके सिर के ऊपर से झरने की तरह नीचे गिर रही थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से इससे वह उत्साहित दिख रही थी। यून जियान ने पुनर्जन्म के बाद से अपने बाल नहीं कटवाए थे। उसके बाल काले, चमकदार और मुलायम थे, यहाँ तक कि जब वह उन्हें ऊपर बांधती थी तब भी वे उसकी कमर तक पहुंच जाते थे। इस लुक ने उनकी खूबसूरती को और भी निखार दिया। यून जियान की उम्र चंद्र नव वर्ष के कारण 16 वर्ष थी। वह अभी भी किशोरावस्था से गुजर रही थी और मोटी जैकेट में लिपटे होने के बावजूद उसके सुडौल स्तन आकर्षक वक्र बना रहे थे। ऐसा नहीं था कि गे जुनजियान इन बातों पर ध्यान दे रहा था। उसकी निगाहें लड़की पर टिकी हुई थीं और उसने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। उन्हें जो नोटिस मिला था उसमें टीम मोनाक को चंद्र नव वर्ष के 10वें दिन एगोक्सुन के एएसएफ उम्मीदवारों के साथ द्वंद्व युद्ध में भाग लेने के लिए कहा गया था। समय तेजी से बीत रहा था। गे जुनजियान को यून जियान की चिंता नहीं थी क्योंकि उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। उन्हें टीम मोनाक के बाकी 6 सदस्यों की चिंता थी। उन्हें जियान वेइवेई की क्षमता को लेकर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि वह यून जियान के स्तर के आसपास भी नहीं थी, लेकिन यून जियान जैसी असाधारण रूप से कुशल खिलाड़ी को छोड़कर गे जुनजियान द्वारा प्रशिक्षित सभी उम्मीदवारों में वह सर्वश्रेष्ठ थी। इसके बावजूद मुकाबला टीमों के बीच था। समूह की समग्र क्षमता निर्णायक साबित हुई। सच कहें तो यून जियान और जियान वेइवेई के अलावा बाकी 5 सदस्य केवल औसत से थोड़ा ऊपर के स्तर के थे। एगोक्सुन की एएसएफ उम्मीदवारों की टीम में भी टीम मोनाक की तरह 7 लोग शामिल थे, लेकिन उनकी क्षमता औसत रूप से वितरित थी और उनमें से प्रत्येक जियान वेइवेई से केवल एक पायदान कमजोर था। ये स्थिति गे जुनजियान के लिए चिंताजनक थी। अगर एगोक्सुन उसे पीछे छोड़ देती तो वह खुश नहीं होता। 5 दिन काफी हैं। टीम मोनाक के सभी सदस्यों से कहो कि वे मेरे लिए चंद्र नव वर्ष के 5वें दिन सैन्य शिविर में इकट्ठा हों। यून जियान ने होठों को हल्के से छूते हुए और गे जुनजियान की गंभीर और उदास निगाहों को देखते हुए धीरे से कहा। गे जुनजियान ने हैरानी से अपना सिर उठाया, फिर यून जियान को देखकर उसकी निगाहें अचंभित हो गईं। वह पूछे बिना नहीं रह सका, तुम? क्या यून जियान टीम मोनाक के बाकी 5 कमजोर सदस्यों को भी प्रशिक्षण देने की योजना बना रही थी? अगर वे 5वें दिन से ही प्रशिक्षण शुरू कर देते तो 10वें दिन तक सिर्फ 5 दिन ही बचे थे। क्या वह सचमुच 5 दिनों के भीतर उन 5 की स्थिति में सुधार ला सकती है? ये यथार्थवादी नहीं लग रहा था। आखिरकार सैन्य टुकड़ी में दृढ़ता को बहुत महत्व दिया जाता था। दैनिक प्रशिक्षण और स्वयं से की जाने वाली दैनिक चुनौतियां ही वह तरीका था जिससे दीर्घकालिक परिश्रम में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की जा सकती थी। बस व्यवस्था कर दीजिए। यून जियान ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। उसके स्वाभाविक चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी।
बिना पाउडर और रूजक के भी उसका गोरा रंग देखकर सीई, जिसने युनझू को बगल में पकड़ रखा था, ने अपनी भौहें चढ़ा ली। क्योंकि मेरे पास उन्हें थोड़े समय में बेहतर बनाने के तरीके हैं। युनजियान ने एक बार फिर गे जुनजियान की ओर देखा और फिर सीई और युनझू की ओर मुड़कर उस युवक से छोटे लड़के का हाथ उठा लिया। ये सच था कि वह किसी व्यक्ति की क्षमताओं को कम समय में बढ़ाने के तरीके जानती थी। वह कुछ ही महीनों में उन्हें पेशेवर हत्यारा या गुप्त एजेंट भी बना सकती थी। बस दिक्कत ये थी कि इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ती थी और जिस प्रशिक्षण पद्धति का इस्तेमाल करती थी, वह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। 0906 11:04 AM अध्याय 505 पड़ताल करना उसके अपने ही किसी व्यक्ति की। युनजियान को देखकर गे जुनजियान एक बार फिर अचंभित हो गया, लेकिन यह हैरानी क्षणिक ही थी क्योंकि यह युनजियान ही थी। आखिरकार युनजियान के कारण होने वाले झटके का शिकार वह अक्सर खुद ही होता था। ऐसा भी नहीं था कि युनजियान पर भरोसा करने के अलावा उसके पास कोई और उपाय था, और न ही यह संभव था कि वह चंद्र नव वर्ष के पहले कुछ दिनों में मोनाक टीम के सभी सदस्यों को प्रशिक्षण शिविर में वापस बुला ले। ये व्यवहारिक नहीं था। ये कुछ दिन सार्वजनिक अवकाश के दिन थे, जिनमें लोग आमतौर पर घर पर ही रहते थे। गे जुनजियान इतने भले इंसान थे कि वे उन सबको वापस सैन्य प्रशिक्षण शिविर में नहीं भेज सकते थे। इसके अलावा अगर वे अभी से प्रशिक्षण शुरू करते तो भी सिर्फ 9 दिन ही बचे थे। ऐसे में किसी व्यक्ति की क्षमता में सुधार कैसे हो सकता था? अगर 9 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान कुछ सुधार भी होता है तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जब युनजियान ने कहा कि वह चुनिंग और बाकी सबको सिर्फ 5 दिनों में ठीक कर सकती है, तो गे जुनजियान को थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने युनजियान की बात मानने का पक्का इरादा कर लिया। इसका सीधा सा कारण था, युनजियान ने कभी झूठे वादे नहीं किए थे। इसीलिए गे जुनजियान ने उस पर बिना शर्त भरोसा करने का फैसला किया। मैं व्यवस्था कर दूंगा, गे जुनजियान ने पीछे से उसे बताया। युनजियान ने पीछे मुड़कर जवाब नहीं दिया, बल्कि हल्की मुस्कान के साथ अपनी निगाहें नीचे कर लीं। सच कहूं तो युनजियान को लगा कि गे जुनजियान का उसकी मां के साथ संबंध होना संभव है। जी, चलो बाहर खेलने चलते हैं। युनझू ने युनजियान का हाथ थाम लिया। वह एक अच्छा बच्चा था और चुप बैठा था क्योंकि उसे पता था कि युनजियान और गे जुनजियान अभी कुछ जरूरी बातों पर चर्चा कर रहे थे। जब दोनों की बातचीत खत्म हुई, तब उस छोटे बच्चे ने युनजियान को ये सुझाव दिया। उसकी आज्ञाकारिता ने युनजियान के दिल को छू लिया और उसने तुरंत सिर हिलाकर कहा, ठीक है शाओ जियान, जल्दी वापस आना। खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। जब तुम्हारी दादी और बाकी लोग वापस आ जाएं, तब हम खाना खा लेंगे। किन्येरो ने रसोई से झांककर युनजियान को याद दिलाया जब उसने सुना कि युनझू को खेलने के लिए बाहर ले जा रही है। जी माँ, युनजियान ने महिला को सिर हिलाकर सहमति दी। युनयी भी बाहर घूम रही थी। लॉन्गमेन सीनियर हाई स्कूल में दाखिला लेने से पहले वह उसी स्कूल में पढ़ते थे जहां युनजियान जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे। शिनजियांग जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते समय वह अपने वर्तमान सबसे अच्छे दोस्त जू हाओजे को नहीं जानते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि शहर में उनके कोई दोस्त नहीं थे। इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि वह घर पर क्यों नहीं था, लेकिन वह हमेशा रात के खाने के लिए समय पर आता था। चलो चलते हैं। युनजियान ने झुककर युनझू के कोमल गालों को प्यार से दबाया और फिर सीई की तरफ देखते हुए उसे खींचते हुए दोनों को दरवाजे से बाहर ले गई। जब युनजियान और सीई ने छोटे युनझू को बाहर निकाला, तो गे जुनजियान किन्येरो की मदद करने के लिए रसोई में चले गए। अंत में वह सीई की ओर से बोलने से खुद को रोक नहीं पाया। युनजियान के आसपास घूम रहे उस युवक के बारे में आपकी क्या राय है? गे जुनजियान को अभी तक सीई का नाम नहीं पता था। उनके सवाल ने किन्येरो को कुछ देर के लिए रोक दिया, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आई का जीवन बहुत कठिन रहा। बचपन से ही उनकी मां का निधन हो गया था। बेचारा लड़का। गे जुनजियान का इरादा कुछ खास नहीं था। वह तो बस युनजियान और सीई के बारे में किन्येरो से जानकारी लेना चाहता था। भला किसे पता था कि किन्येरो ने इस बारे में सोचा भी नहीं था। ओह, मेरा मतलब है। एक दूसरे पहलू में गे जुनजियान ने फिर से कोशिश की। इस बार किन्येरो ने अपना काम छोड़कर गंभीरता से विचार किया और कुछ देर बाद जवाब दिया, आई बहुत अच्छा है। अगर वह तैयार है तो मैंने उसे पहले ही अपने समूह का सदस्य मान लिया है। 0906 11:04 AM अध्याय 506 तुम्हें उसमें दिलचस्पी है ना? किन्येरो लंबे समय से सीई को अपने बच्चे की तरह मानती थी, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। उसे बस उस लड़के पर तरस आता था जिसने कम उम्र में अपनी मां को खो दिया था।
जहां तक सीआई और यून जियान के साथ समय बिताने की बात है, किन येरो इसे केवल उनके बीच भाई बहनों जैसे अच्छे रिश्ते के रूप में देखती थी। इसके अलावा वह इसका कोई और कारण नहीं समझ पाती थी। गे जुनजियान ने जब उससे उसके मन की बात पूछी और उसे जवाब मिला तो उसने बात वहीं खत्म कर दी। हालांकि वह किन येरो को ज्यादा समय से नहीं जानता था, कल से अब तक एक दिन भी नहीं बीता था, फिर भी दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। ऐसा कोई मिलना मुश्किल था जो आपको जानता और समझता हो, लेकिन गे जुनजियान को लगा कि इस बार उसे शायद वही मिल गया है। किन येरो उसकी बेचैनी और तनाव को उसी तरह समझ सकती थी जैसे वह उसके दर्द और संघर्ष को महसूस कर सकता था। शाम को युनजियान और सीई ने भोजन के तुरंत बाद युनझू को बिस्तर पर लिटा दिया। युनझू तुरंत कंबल में लिपट गया। बर्फीली हवा लगातार चलती रही और रात सन्नाटे में डूबी रही। घर के बाहर कड़ाके की ठंड थी और अंदर भी नामात्र की गर्माहट थी। 1998 में गांवों और कस्बों के घरों में बिजली के हीटर जैसी सर्दियों की कोई सुविधा नहीं होती थी। सर्दी आते ही लोग जितनी जल्दी हो सके चादरों में लिपट जाते थे और अपने शरीर की गर्मी और कंबल से खुद को गर्म रखते थे। ये तो अपेक्षित ही था कि सीई आज रात यून जियान के साथ बिस्तर साझा नहीं कर पाएगी। इसके अलावा किन येरो ने अपनी चादरें तैयार कर रखी थी। वह गे जुनजियान के साथ बिस्तर साझा कर रही थी, लेकिन दोनों अलग अलग कंबलों का इस्तेमाल कर रहे थे। युनझू ने किन येरो के साथ संबंध बनाए। लड़का अभी छोटा था, इसलिए लिंग भेद करने में कोई समस्या नहीं थी। इसके अलावा किन येरो बच्चों की देखभाल में बहुत सजग थी। आखिरकार उसने युनई और युनजियान का पालन पोषण किया था, इसलिए उसे इस मामले में अच्छी जानकारी थी। झांग में हुआ बिल्कुल गरीब नहीं थी, वह गांव के संपन्न परिवारों में से एक थी। उसके घर में बच्चों के लिए लकड़ी के खेल के ब्लॉक थे, जो किन लाइक्या ने अपनी बेटी किन फेंगर के लिए खरीदे थे और अब तक रखे हुए थे। युनजियान को खुश करने के लिए झांग मेहुआ ने उसके घर की तलाशी ली और सभी उपलब्ध निर्माण सामग्री को उस कमरे में ले गई जहां युनझू सो रहा था ताकि लड़का उनसे खेल सके। युनझू अपने बिस्तर पर दुबक कर बैठा था, वहीं युनजियान भी अपने कमरे में था और किन येरो अभी तक आराम करने के लिए नहीं लौटा था। सीई भी वहीं रुका रहा और युनझू के कमरे में ही मंडराता रहा। फिलहाल सीई युनजियान को देख रहा था, युनजियान युनझू को देख रहा था और युनझू खुद को बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ उलझते हुए देख रहा था, बीच बीच में चिल्लाते हुए, शेर शेर। जी सीई गेगे, मैंने एक बड़ा शेर बनाया। ये शेर काटेगा, आओ। ये सीई गेगे को पहले खा जाएगा क्योंकि वह लड़का है और जीजी लड़की है। एक बच्चे का तर्क सरल था। इसने युनजियान और सीई के चेहरे पर मुस्कान ला दी। ठीक है, अब शियाओ झू को सो जाना चाहिए। लगभग 9 बज गए हैं। किन येरो पजामा और एक मोटी जैकेट पहने हुए अंदर आई। तुम लोग भी सो जाओ। आइए, मैंने तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है। कंबल नया है, किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। किन येरो जानती थी कि अमीर परिवार से होने के कारण सीई थोड़ा नखरे वाला था, यह उसकी लैम्बोर्गिनी कार से साफ पता चल रहा था। इसीलिए किन येरो ने बिस्तर लगाते समय उसे एक नया कंबल दिया, जिसे किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। जब से उस महिला ने बोलना शुरू किया था, सीई केवल युनजियान को अपने कमरे में वापस जाते हुए देख सका, फिर वह गे जुनजियान के कमरे की ओर मुड़ गया। रात में जाग रहे गे जुनजियान के मन में अचानक एक विचार आया और उन्होंने सीई की ओर मुड़कर देखा और खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाए, युवक, क्या तुम युनजियान में रुचि रखते हो? 0906 11:04 AM अध्याय 507 चंद्र नव वर्ष का 5वां दिन। सीई बिस्तर पर लेटा हुआ था और दोनों हाथ सिर के पीछे रखे हुए थे। गे जुनजियान के सवाल से वह चौंक गया था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था, लेकिन पर्दे से छनकर आती चांदनी की रोशनी से खिड़की के ठीक सामने लेटे गे जुनजियान को सीई की हरकतें साफ दिखाई दे रही थीं। उनकी अंतरात्मा ने उन्हें बताया कि सीई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बात सीई के शब्दों और हाव भाव से स्पष्ट थी। इसके बावजूद सीई उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। रात एकदम शांत थी, खिड़की के बाहर चांद की चांदी जैसी रोशनी के अलावा और कुछ नहीं था। जब गे जुनजियान को लगा कि सीई उसे कोई जवाब नहीं देगा, तभी सीई ने बोलना शुरू किया। युनजियान का जिक्र करते ही उसकी आवाज में कोमलता आ गई। मैं उसे सिर्फ इसी जन्म में चाहता हूँ। यह महज दिलचस्पी, मोह या बचपन का प्यार नहीं था। जब सीई ने फैसला कर लिया था, तो ये जीवन भर चलने वाला रिश्ता था। वह अपनी बात का पक्का था। जवाब सुनकर गे जुनजियान चौंक गया और एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सीई युनजियान के लिए इतना गहरा महसूस करेगा। इस जीवन में
अनगिनत जोड़ों ने प्यार में रहते हुए इसी तरह से अपने प्यार का इजहार किया होगा, लेकिन उनमें से कितने समय की कसौटी पर खरे उतर सके। सीई शायद अपने प्यार को व्यक्त करने में कुशल न हो, वो ह्यून जियान से मीठी मीठी बातें न करे, यहाँ तक कि उसने एक साधारण मैं तुमसे प्यार करता हूँ भी न कहा हो। लेकिन सच्चा प्यार दिल में रहता है, लड़कियों को लुभाने के लिए मीठे शब्दों की तरह होठों पर नहीं। गे जुनजियान को सीई की ईमानदारी स्पष्ट रूप से महसूस हो रही थी। यह एक ऐसा दृढ़ संकल्प था जिसे वह स्वयं प्राप्त करने में असमर्थ था। उसके बाद वह चुप रहा। हालांकि वह चुप हो गया, लेकिन गे जुनजियान अपने दिल की गहराई से जानता था कि सीई और युनजियान देर सवेर एक साथ ही रहेंगे। अगली सुबह युनजियान जल्दी उठ गई थी। दरअसल झांग में हुआ के घर में सभी लोग सुबह सुबह ही उठ गए थे। चंद्र नव वर्ष का दूसरा दिन शुभ था। झांग में हुआ ने आज सुबह किन युफू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभी प्रत्यक्ष संबंधियों को आमंत्रित किया था। युनजियान के दादा किन युफू के देहांत को कुछ वर्ष बीत चुके थे। किन येरो के जन्म परिवार में किन युफू ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो वास्तव में उनके प्रति दयालु थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उनका देहांत असमय हो गया। किन युफू की पत्नी होने के नाते झांग में हुआ भौतिकवादी थी, लेकिन अपने पति के प्रति बेहद ईमानदार भी थी। उनके देहांत के बाद भी उन्होंने कभी किसी नए साथी को खोजने के बारे में नहीं सोचा। चंद्र नव वर्ष के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठने पर बंद कमरे में होने के बावजूद कंबल से हाथ बाहर निकालते ही चुभने वाली सर्द हवा का एहसास होने लगा। जब युनजियान नीचे गई और दरवाजा खोला, तब उसने देखा कि बाहर की दुनिया बर्फ की तरह सफेद रंग से ढकी हुई थी। झे प्रांत का लोंगमेन शहर देश सैट के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित था और यहाँ पूरे वर्ष में शायद ही कभी बर्फबारी होती थी। जब युनजियान उठी तो बाहर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। उसने अपने होठों को थोड़ा खोलकर एक गहरी सांस ली, जिससे हवा का एक झोंका बादलों में ऊपर उठ गया। युनजियान ने झांग में हुआ और अन्य बड़ों के अगरबत्ती और अन्य धार्मिक सामग्री जैसी जरूरी चीजें पैक करने का इंतजार किया, फिर उनके पीछे पीछे अपने दादाजी की समाधि पर गई। मूल मालिक की यादों से उसे धुंधला सा अंदाजा हो रहा था कि उसके दादाजी, जिनसे वह कभी मिली नहीं थी, उससे कितना प्यार करते थे। युनजियान के जाने के कारण सीई भी साथ चली गई थी। शिष्टाचारवश गे जुनजियान भी उसके साथ चली गई। किन युफू की समाधि पर दर्शन करके जब वे घर लौटे तो दोपहर हो चुकी थी। युनझू ने पूरा दिन बाहर बर्फ में खेलते हुए बिताया, वहीं युनजियान और सीई ने उसके साथ बर्फ की लड़ाई शुरू कर दी। दिन तेजी से बीतते गए और देखते ही देखते चंद्र नव वर्ष का 5वां दिन आ गया। 0906 11:04 AM अध्याय 508 दिवास्वप्न के 5 दिन। युनजियान चंद्र नव वर्ष के 5वें दिन ही गे जुनजियान के साथ शिनजियांग शहर से निकली थी। उसकी वजह से झांग में हुआ अब किन येरो के प्रति विनम्र और शालीन व्यवहार करने लगी थी। नव वर्ष के दौरान किन येरो के पास कहीं जाने की जगह नहीं थी, इसलिए वह शिनजियांग टाउन में ही रुक गई, जबकि छोटी युनझू उसके पीछे पीछे आ गई। चंद्र नव वर्ष की पूर्व संध्या पर सीई के यहाँ आने के बाद कुछ दिन बीत चुके थे। आनहुन समूह स्वाभाविक रूप से व्यस्त था, लेकिन उसने पूर्व संध्या पर अपने सारे काम छोड़कर बेचारे या डांग और मोसेन को सौंप दिए थे और खुद युनजियान आ गया था। इस समय युनजियान सैन्य प्रशिक्षण शिविर में गया हुआ था और संभवतः इन दिनों व्यस्त होगा, इसलिए सीई ने आनहुन वापस जाने का मौका लिया। गे जुनजियान की सैन्य जीप में सवार होकर युनजियान उस व्यक्ति के साथ घटनास्थल पर पहुंची। सूचना मिलने पर उसके 6 अन्य साथी पहले से ही शिविर में इंतजार कर रहे थे। युनजियान और गे जुनजियान को जीप से उतरते देख चुनिंग और बाकी लोग उनकी ओर दौड़े। सब लोग आ गए, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, गिनती करो। गे जुनजियान, जो आमतौर पर सहज और हंसमुख रहते थे, पेशेवर माहौल में सख्त हो जाते थे। उनमें से 7 लोग एक साथ कतार में खड़े हो गए और अपनी संख्या बताई। रिपोर्ट करो, टीम मोनाक के सभी 7 सदस्य यहाँ हैं, नेता लियू शियुन ने चिल्लाकर कहा। चंद्र नव वर्ष के 5वें दिन, जब शीतकालीन अवकाश अभी शुरू ही हुआ था और लोग छुट्टी मनाने के बीच में ही थे, तब सभी को सैन्य शिविर में वापस बुलाना निश्चित रूप से कोई महत्वपूर्ण बात होगी। किशोरों को पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए गे जुनजियान द्वारा उन्हें इतनी जल्दी ड्यूटी पर आने के लिए कहने पर किसी ने शिकायत नहीं की। लोग एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज में अपनी जगह पाने के लिए बेताब थे। उनमें से कोई भी अपनी स्थिति छोड़ने को तैयार नहीं था, इसमें कोई संदेह नहीं था। मुझे लगता है आप सभी को पहले से ही पता चल गया होगा कि मैंने आप सभी को इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया है। मैं अब इसे स्पष्ट कर देता हूँ। उस टीम के सदस्यों का समग्र स्तर निश्चित रूप से आपकी टीम से कहीं बेहतर है।
युन जियान और जियांग वेइवेई के अलावा आप पांचों में से कोई भी उनका योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं है। गे जुनजियान स्पष्टवादी थे, लेकिन चु निंग और अन्य लोग उनकी ईमानदारी से नाराज नहीं थे, बल्कि वे सभी मोनाक टीम को गौरव दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे। उनमें से कोई भी टीम की सबसे कमजोर कड़ी नहीं बनना चाहता था। उनकी टीम के साथ मुकाबला चंद्र नव वर्ष के 10वें दिन निर्धारित है। अभी आपके पास तैयारी के लिए 5 दिन हैं। मैं ये समय युन जियान को सौंप रहा हूँ और वह आप सभी को प्रशिक्षण देगी। गे जुनजियान हमेशा से ही संक्षिप्त और सटीक शब्दों का प्रयोग करते थे। अंत में उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन 5 दिनों के भीतर अपनी क्षमताओं को सर्वोत्तम स्तर तक निखार लेंगे। मैं आपसे यह अपेक्षा नहीं करता कि आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को पूरी तरह हरा दें, लेकिन कम से कम हारे नहीं। अपनी जगह सुरक्षित रखें, यही मेरी आपसे न्यूनतम अपेक्षा है। गे जुनजियान के शब्दों ने सभी के भीतर एक जोश भर दिया। जी हाँ, उन सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वियों से पराजित नहीं होना चाहिए जब तक कि वे बराबरी बनाए रख सकें। फिर भी ये 5 कमजोर सदस्यों के लिए पहले से ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। नहीं, 5 दिन, मैं तुम सबको अपने विरोधियों को हराने में सक्षम बना दूंगा। युन जियान के ये हल्के फुल्के शब्द तब गूंज उठे। वह चु निंग और बाकी सभी को 5 दिनों में बेहद कठिन प्रशिक्षण से गुजारने वाली थी, लेकिन एक बार जब वे दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे तो उन्नत विशेष बलों के वे उम्मीदवार उनके प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। अगर उनका सामना पेशेवर गुप्तचरों या हत्यारों से भी हो जाता तो वे आसानी से भाग सकते थे। छी, क्या तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे जैसे हैं? 5 दिनों में सब कुछ पलट जाएगा। सपने देखते रहो। उनके पीछे से एक व्यंग्य भरी मुस्कान आए और वे हैरानी से युन जियान को घूर रहे थे। 0906 11:05 AM अध्याय 509 बच्चों के खेल की तरह। युन जियान ने पीछे मुड़े बिना ही जान लिया कि वह कौन है। वह शाओ वेइमिंग था। जब वे झे प्रांत की चोरी हुई प्राचीन वस्तु को वापस लाने के मिशन पर थे, तब गे जुनजियान द्वारा भेजी गई 3 टीमों में से एक चैंप स्क्वाड का ये सदस्य ही था जिसने बस में चू शियांगनान के साथ झगड़ा किया था। शाओ वेइमिंग और युन जियान तथा उसकी टीम के बीच कभी भी अच्छे संबंध नहीं थे, खासकर तब जब टीम मोनाक ने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया और जिसके चलते चैंप स्क्वाड और फ्लाइंग ड्रैगन्स को गे जुनजियान से फटकार मिली। शाओ वेइमिंग और उसके नेता यू फेंगचेन, साथ ही दोनों टीमों के सभी सदस्य युन जियान और उसकी टीम से नाराज थे। उन्हें फटकार लगाने का कारण सरल था। चैंप स्क्वाड और फ्लाइंग ड्रैगन्स एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज के सदस्य थे और सैन्य सेवा में अनुभवी थे। फिर भी युन जियान और उनकी टीम, जो उन्नत विशेष बलों के कथित उम्मीदवार थे, यानी सेना में अभी अभी भर्ती हुई नौसिखिए, ने इस कार्य को पूरा करने में उन्हें पीछे छोड़ दिया था। गे जुनजियान परिणाम से बेहद आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने चैंप स्क्वाड और फ्लाइंग ड्रैगन्स को कड़ी फटकार भी लगाई थी। इस घटना के कारण दोनों टीमों के प्रशिक्षण की कठिनाई पहले की तुलना में कई गुना बढ़ गई। इन सब के लिए युन जियान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। परिणामस्वरूप युन जियान की दृढ़ और आत्मविश्वासपूर्ण घोषणा सुनकर शाओ वेइमिंग स्वयं को रोक नहीं सका। शाओ वेइमिंग, चुप रहो, इसी वक्त अपनी टीम में वापस जाओ। गे जुनजियान ने जैसे ही सुना कि वह उसके सामने युन जियान का मजाक उड़ा रहा है, गुस्से से भौहें चढ़ाते हुए उस आदमी पर गुर्राया। शाओ वेइमिंग और बाकी दोनों टीमों को गे जुनजियान द्वारा चंद्र नव वर्ष के 5वें दिन सैन्य प्रशिक्षण शिविर में जल्दी वापस आकर प्रशिक्षण लेने की सजा दी गई। ये पिछली मिशन में कुछ भी न करने के लिए उनकी सजा थी। जब गे जुनजियान ने उस आदमी पर चिल्लाया तो उसने युन जियान को तिरस्कारपूर्वक देखते हुए वहां से चला गया। वह देखना चाहता था कि युन जियान क्या कर सकती है। हाँ, पिछली बार तो वह देश की स्थानीय भाषा बोल पाने की वजह से ही प्राचीन वस्तु को समय से पहले हासिल कर पाई थी। उसके पैर और हाथ बिल्कुल पतले थे। गे जुनजियान चाहे उसकी कितनी भी तारीफ करे, क्या वह उससे बेहतर हो सकती थी? शाओ वेइमिंग इस साल 29 साल का था, चैंप स्क्वाड में काफी छोटा, लेकिन वह सेना में 1 दशक से अधिक समय बिता चुका था। युन जियान कितनी भी अच्छी क्यों न हो, इसका मतलब यह नहीं था कि वह सर्वशक्तिमान थी। इसके बावजूद शाओ वेइमिंग, यू फेंगचेंग और अन्य लोगों ने युन जियान के कौशल को कभी नहीं देखा था। पिछले मिशन के दौरान जब उनकी मुलाकात टीम मोनाक से हुई, तब तक युन जियान अपना काम पूरा कर चुकी थी। इससे युन जियान के प्रति शाओ वेइमिंग की नाराजगी कम नहीं हुई। वह गे जुनजियान का अधीनस्थ था, लेकिन वह चाहता था कि गोक्सुन के मातहत युन जियान को हरा दें। वह अपना स्वाभिमान खोकर अपने अधिकारी गे जुनजियान को हारते देखना पसंद करेगा, बजाय इसके कि युन जियान एक बार फिर सबको चौंका दे। शाओ वेइमिंग के जाने के बाद
वह कुछ दूरी पर खड़े होकर टीम मोनाक को देखने लगे। अब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन युनजियान और उसकी टीम बाहर थी, चार्म स्क्वाड और फ्लाइंग ड्रैगन्स को घूर रही थी। बाद वाली दोनों टीमें युनजियान और उसकी टीम पर नजर रख रही थी। ऐसा नहीं था कि लड़की को इसका एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन ये टीमें उसके लिए मायने नहीं रखती थी। उसने तो इसकी परवाह भी नहीं की थी। चू निंग और अपनी बाकी टीम के सामने खड़ी युनजियान उन्हें देखती रही। कुछ देर बाद उसने अपनी बात जारी रखी। 5 दिन काफ़ी हैं, मैं मजाक नहीं कर रही, लेकिन मुझे ये जरूर कहना है कि इस दौरान सुधार करने के लिए आप सभी को अपना सब कुछ कुर्बान करना होगा। मैं आपसे मौत की कीमत तो नहीं वसूलूंगी, लेकिन ये सुनिश्चित करूंगी कि आपका जीवन मौत से बेहतर न हो। हालांकि एक बार जब आप मेरा प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि 5 दिन बाद उन लोगों को हराना आप सबके लिए बच्चों का खेल होगा। युनजियान के होंठ बोलते बोलते ऊपर की ओर मुड़ गए। 0906 11:05 AM अध्याय 510 घातक चाल, एक शॉट एक मौत। जब गे जुनजियान ने चू निंग और अन्य लोगों को सूचित किया, तो उन्होंने उन्हें वर्तमान स्थिति के बारे में बताया और यह भी बताया कि प्रशिक्षण के अंतिम 5 दिन युनजियान द्वारा संचालित किए जाएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया निश्चित रूप से कठिन होगी। गे जुनजियान ने उन्हें यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि इन 5 दिनों के प्रशिक्षण के बिना उन्नत विशेष बलों के रूप में उनका खिताब संभवतः छीन लिया जाएगा। कठिन प्रशिक्षण के जरिए अपनी उपाधि बरकरार रखने की अभी भी उम्मीद थी, लेकिन इसके बिना आधिकारिक एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज के रूप में उनकी पहचान पूरी तरह से छिन जाएगी। युनजियान को छोड़कर बाकी सभी 6 लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के कठिन प्रशिक्षण से गुजरने का फैसला किया। वे कभी भी एएसएफ में अपने पद को नहीं छोड़ेंगे और अपनी क्षमताओं को निखारने का मौका मिलने पर अपनी जगह किसी और को नहीं लेना चाहेंगे। युनजियान, चाहे ये कितना भी थकाने वाला और कठिन क्यों न हो, हम इसे सह लेंगे। चू निंग ने युनजियान को गंभीरता से देखा। उसका हमेशा वाला चंचल स्वभाव गायब हो गया था और उसकी जगह गंभीरता आ गई थी। हाँ, मैं, चू शियांगनान, कठिनाइयों से नहीं डरती, चू शियांगनान ने एक स्वर में कहा। टीम में लड़ने का जज्बा कूट कूट कर भरा था। उन्होंने युनजियान के कौशल को देखा था। वह युवा थी, लेकिन उसकी क्षमता ऐसी थी जिसकी तुलना कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। इसके अलावा, जब से उनकी पहली मुलाकात हुई थी, तब से उन्होंने काफी समय साथ बिताया था। युनजियान ने कभी झूठे वादे नहीं किए थे और न ही उसने कभी ऐसा कुछ किया था जो वह करने में असमर्थ थी। हर बार वही थी जिसने उन्हें आगे बढ़ाया था। ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि युनजियान के मार्गदर्शन में ही उन्होंने गौरव और उन्नत विशेष बलों के रूप में अपना दर्जा हासिल किया था। उन 6 में से एक भी ऐसा नहीं था जो युनजियान पर विश्वास न करता हो। भले ही इस बार उन्हें एएसएफ के रूप में अपना पद गंवाना पड़े, उन्हें युनजियान पर विश्वास करने का कोई पछतावा नहीं था। अगर तुम पर नहीं तो हम और किस पर भरोसा कर सकते हैं? बाकी लोगों के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया रखने वाली जियांग वेइवेई ने भी युनजियान की ओर दृढ़ निगाहों से देखते हुए कहा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। युनजियान मुस्कुराए। उसके आत्मविश्वास ने शाओ वेइनिंग और दूर खड़े अन्य लोगों को चौंका दिया। फिर भी उस व्यक्ति ने तुरंत कहा, अरे, वह इतनी आत्मविश्वास से क्यों भरी हुई है? किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। चलो शुरू करते हैं। युनजियान, क्या हम अपने प्रशिक्षण की तीव्रता बढ़ा रहे हैं? चू शियांगनान ने अंगड़ाई लेते हुए लड़की से पूछा। उसके विचार से प्रगति करने के लिए ऑफ रोड दौड़ की शुरुआती दूरी या वजन बढ़ाना स्वाभाविक था। उन सभी का यही मानना था। आखिरकार अपनी क्षमता को तुरंत बढ़ाने के और कौन से तरीके थे? गे जुनजियान, टीम मोनाक, साथ ही चैम्प स्क्वाड और फ्लाइंग ड्रैगन्स की सतर्क निगाहों के बीच युनजियान ने अपना सिर हिलाकर चू जियांगनान की राय को नकार दिया। नहीं, तो फिर? चू शियांगनान असमंजस में थी। वास्तव में बाकी सभी लोग भी असमंजस में थे। तार्किक रूप से, अगर वाकई में कम समय में सबकी क्षमताओं में सुधार लाने का कोई तरीका होता, तो गे जुनजियान उसे कभी अपने तक सीमित नहीं रखता। इसलिए नेता समेत कोई भी युनजियान के तरीके का अंदाजा नहीं लगा सका। युनजियान, बताओ ना, चलो। चू निंग उत्सुक थी और उसने युनजियान को उकसाया। उसने सीधे तौर पर तो नहीं कहा, लेकिन अपना हाथ आगे बढ़ाकर चू शियांगनान की ओर उंगली से इशारा किया, मुझसे लड़ो। पीछे मत हटो और मुझे हराने की कोशिश करो। चू जियांगनान हैरान थी और उनके आसपास मौजूद हर कोई भी हैरान था। वे युनजियान के फैसले को लेकर असमंजस और संदेह में थे। फिर भी शुरुआती झटके के बाद चू शियांगनान ने पूरी ताकत से हमला किया। वह मोनाक टीम में सबसे कमजोर था, लेकिन फिर भी आम लोगों से कहीं बेहतर था।
जैसे ही चू शियांगनान का हाथ युन जियान की ओर बढ़ा, युन जियान ने एक तरफ हटकर उसके हमले से खुद को बचा लिया, इससे पहले कि उसका हाथ उसके शरीर को छू पाता। उसी समय उसने चू शियांगनान की कलाई पकड़ ली और उसके जोड़ पर दबाव डाला। आह, ओह, ओह, ओह! चू शियांगनान को बंद करने से पहले वह विलाप करने लगा। युन जियान ने तुरंत हाथ छोड़ दिया और अपनी टीम की ओर देखते हुए धीरे धीरे समझाया, मैं आप सभी को जो सिखा रही हूँ वह एक घातक चाल है जिसका इस्तेमाल हत्यारे अक्सर करते हैं। एक ही वार में एक मौत। 0906 11:05 AM अध्याय 511 हमें जल्दी सिखाओ। प्रशिक्षण मैदान की ओर। अगर युन जियान ने अभी अभी उनसे कहा होता कि वह उन्हें एक घातक दांव सिखाने जा रही है, तो शायद उनमें से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। हत्यारों ने घातक चाल चली। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा युन जियान ने कहा था, एक गोली, एक मौत। एक हत्यारे की घातक चाल और सामान्य तकनीकों के बीच सबसे बड़ा अंतर ये था कि हत्यारे की चाल में लक्ष्य को एक ही झटके में मार गिराने पर जोर दिया जाता था। ये सरल और क्रूर थी, बशर्ते लक्ष्य को यथासंभव कम समय में मार दिया जाए। फिर भी वहां मौजूद हर कोई समझता था कि कोई भी आम आदमी अपनी इच्छा से हत्या की तकनीक नहीं सीख सकता। अगर उन्हें पता भी होता तो भी सेना उसका अनुकरण नहीं करती। हत्या करने के समय हत्यारे तेज और फुर्तीले होते थे, लेकिन उनमें से एक बनने के लिए या उस काम के लिए उपयुक्त गुप्त एजेंट बनने के लिए उन्हें मौत और जीवन के बीच संघर्ष करना पड़ता था। ये योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत था, क्योंकि हत्यारों और गुप्त एजेंटों की दुनिया में मृत्यु एक अटल सत्य थी। युन जियान अपनी बाकी 6 टीम के साथियों को प्रशिक्षित करना चाहती थी, लेकिन वह चू निंग और अन्य लोगों से यह नहीं कहने वाली थी कि वे आपस में प्रतिस्पर्धा करें और एक दूसरे को मारकर अपने बीच से सर्वश्रेष्ठ को चुने, जैसा कि उसे एक हत्यारे के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। पिछले जन्म में जब वह गुप्त एजेंट स्लेइंग गॉड के रूप में काम कर रही थी, तब उसने संगठन में यही सब सहा था। कम समय होने के बावजूद उसके पास अपनी टीम के साथियों के कौशल को निखारने के अन्य तरीके थे। हालांकि उसने जो कहा उससे वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए, जिनमें शाओ वेंगिंग और उसके साथी भी शामिल थे जो काफी दूर थे, साथ ही जुन जियान भी जो युन जियान को एक तरफ से देख रहा था। क्या ये जानलेवा दांव है? क्या ये हत्यारे की तकनीक है? युन जियान, क्या तुम ये करना जानते हो? चू शियांगनान ने पूरी तरह से अचंभित होकर युन जियान को देखते हुए अनजाने में पूछा। ये सवाल सुनकर जुन जियान चौकन्ने होकर सुनने लगे। उन्हें वह पल भी याद आ गया जब उन्होंने युन जियान को एडवांस स्पेशल फोर्सेज में भर्ती होने के लिए चुना था। इसकी वजह यह थी कि अंतर्राष्ट्रीय हत्यारों की सूची में 10वें स्थान पर रहे वुल्फ ब्लेड को मार गिराने में युन जियान की असाधारण दक्षता स्पष्ट थी। आप पूछेंगे कि इसकी कल्पना कैसे की जाए? हत्यारों और गुप्तचरों की रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल उन 20 लोगों को विश्व स्तर पर वांछित अपराधियों की श्रेणी में रखा गया था और उन्हें 3S श्रेणी में रखा गया था। कौन जानता था कि इन 20 लोगों में से एक को काबू करने के लिए कितनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कितने विशेष बलों के कुशल जवानों की बलि देनी पड़ेगी। फिर भी युन जियान ने हत्यारों की सूची में 10वें स्थान पर रहे वुल्फ ब्लेड को अकेले ही मार डाला था। शाओ वेंगमिंग, यू फेंगचेंग और उनके साथी अचंभित रह गए। युन जियान को हत्यारे की चालें पता थीं। इसके अलावा चू जियांगनान द्वारा उस पर किए गए हमले के दौरान उसने जो क्षमता दिखाई वह स्पष्ट रूप से एक हत्यारे की सामान्य तकनीक थी। मैं संयोग से एक बुजुर्ग से मिली और उन्होंने मुझे ये बातें सिखाईं। युन जियान ने पलकें झपकाईं। ये पहली बार नहीं था जब उसने झूठ बोला था। झूठ बोलते समय उसकी आंखों में कोई घबराहट भरी हरकत या हकलाहट नहीं थी, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि वह झूठ बोल रही है। दरअसल उसकी बातों में कुछ हद तक सच्चाई थी। उस समय एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिन्होंने उन्हें सम्मोहन कला सिखाई थी। वह बुजुर्ग व्यक्ति उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। दरअसल ये हत्या की तकनीकें युन जियान के अंतर्राष्ट्रीय भूमिगत गुप्त एजेंट के रूप में वर्षों के अनुभव का नतीजा थीं। उग्रवादियों ने उसकी बात तुरंत मान ली। तो हमें जल्दी सिखाओ, चू जियांगनान ने उत्सुकता से कहा। वह जो कुछ भी सीखने के लिए उत्सुक था उसे सीखने के लिए बेताब था। कोई जल्दी नहीं है, युन जियान ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया। शाओ वेंगमिंग और कुछ दूरी पर खड़े अन्य लोग भी यह जानने के लिए बेचैन थे कि युन जियान की घातक चाल क्या थी। अभी अभी उन्होंने जो देखा था उससे कोई संदेह नहीं था कि वह ऐसा करने में सक्षम थी। इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि युन जियान को पढ़ाते हुए देखने की उनकी बेसब्री का कारण ये था कि वे अपने ज्ञान का विस्तार करना चाहते थे और साथ मिलकर सीखना चाहते थे। अफसोस, युन जियान मुस्कुराए और बोली, चलो प्रशिक्षण मैदान चलते हैं। मैं तुम्हें वहां सिखाऊंगी।
प्रत्येक टीम का अपना प्रशिक्षण मैदान था, जबकि अन्य टीमों को उनके मैदान के अलावा किसी अन्य मैदान में प्रवेश करने की मनाही थी। इससे शाओ वेइमिंग और अन्य लोगों को ठेस पहुंची। 0906 11:05 AM अध्याय 512। मैं पहले दिन नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, जरूर, हमें बहुत पहले ही वहां जाना चाहिए था। ओह युनजियान, हम नहीं चाहते कि कोई धूर्त नकलची तुम्हारी शानदार तकनीकों को ताक झांक करे। चू शियांगनान ने ताली बजाते हुए सबसे पहले कहा। बोलते समय उसने स्पष्ट रूप से शाओ वेइमिंग की ओर घूरकर देखा। इससे यू फेंगचेंग और बाकी लोग असहज महसूस करने लगे। इसके बावजूद शाओ वेइमिंग ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ अपना सिर झटक दिया और हठपूर्वक बुदबुदाया, जरूर ये भयानक तकनीकें होंगी। इसे कौन देखना चाहेगा? हाँ हाँ, इससे क्या फायदा हो सकता है? चू शियांगनान ने उसकी ओर इशारा नहीं किया, लेकिन शाओ वेइमिंग ने इसे व्यक्तिगत रूप से ले लिया। इससे भी ज्यादा मजेदार बात यह थी कि वेइमिंग को यह एहसास भी नहीं हुआ कि उसने तुरंत ही नकलची होने की बात स्वीकार कर ली थी। इस पर चू जियांगनान ने चू निंग से नजरें मिलाईं और फिर दोनों जोर से हंस पड़ी, जिससे शाओ वेइमिंग हैरान रह गया कि वह उनके हंसी का पात्र बन गया है। चलो चलते हैं। यून जियान ने अपनी हंसी को दबा लिया, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जो सर्दियों की धूप में उसके आकर्षक व्यक्तित्व को और भी निखार रही थी। इसके बाद समूह टीम मोनाक के प्रशिक्षण मैदान की ओर चल पड़ा और गे जुनजियान उनके पीछे पीछे चल रहा था, जैसा कि उसका अधिकार था। शाओ वेइमिंग और अन्य लोग तो उनका अनुसरण करने के लिए बेताब थे, लेकिन युनजियान के प्रति उनकी पहले की अवमानना के कारण वे जड़वत जमे रह गए थे। यू फेंगचेंग इस बात से काफी नाराज था, लेकिन उसने शाओ वेइमिंग को निष्पक्षता और न्याय का दिखावा करते हुए फटकारा, शाओ शाओ, हम टुकड़ी में अनुभवी हैं। नए लोगों के साथ इतना असभ्य व्यवहार करना बंद करो। हमें यथासंभव सौहार्दपूर्ण रहना चाहिए। युनजियान द्वारा अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने से पहले यू फेंगचेंग का व्यवहार बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता था। उन्होंने युनजियान और उनकी टीम के बारे में पहले क्या कहा था? जब वे अपने मिशन के लिए देश एक जा रहे थे, तब उन्होंने तीनों टीमों के सामने उन्हें घमंडी और उद्दंड कहा था। उनका कहना था कि नए लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। इस समय उनके रवैये में आया पुनर्तः परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक मूर्ख भी ये देख सकता था कि यू फेंगचेंग ने अपना आक्रोश शाओ वेइमिंग पर इसलिए निकाला क्योंकि युनजियान सिखाने तो जा रहा था, लेकिन उन्हें दिखा नहीं रहा था। शाओ वेइमिंग ने दांत पीसते हुए नाराजगी जताई, लेकिन वह अपने टीम लीडर की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सका और केवल अनमने ढंग से हाँ कह सका। ... युनजियान और उनकी टीम के 7 सदस्य, साथ ही गे जुनजियान, टीम मोनाक के लिए विशेष रूप से आरक्षित प्रशिक्षण मैदान में पहुंच चुके थे। वह जगह बहुत विशाल नहीं थी, लेकिन वहां प्रशिक्षण उपकरणों की पूरी श्रृंखला उपलब्ध थी। एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज बनने से पहले टीम ने प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लिया था। अब जब वे आधिकारिक सैनिक बन चुके थे, तो उन्हें बेस में अपना प्रशिक्षण मैदान आवंटित कर दिया गया था। ये प्रशिक्षण मैदान खुले में था, लेकिन एक अलग क्षेत्र में स्थित था। शाओ वेइमिंग और अन्य लोग टीम मोनाक के क्षेत्र में नहीं आ सकते थे। इससे प्रत्येक एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज टीम को अनुशासन बनाए रखने और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिला। युनजियान, क्या अब आप हमें सिखा सकते हैं, जबकि वे नकलची आसपास नहीं हैं? चू शियांगनान ये जानने के लिए बेताब थी कि कैसे युनजियान ने टीम के प्रशिक्षण मैदान की ओर जाते समय अपनी कलाई को दर्दनाक तरीके से जकड़ लिया था। 5 दिवसीय प्रशिक्षण अब शुरू होता है, लेकिन मैं इस पहले दिन आपको कोई भी खतरनाक दांव नहीं सिखाऊंगी। युनजियान ने अपनी जेब से एक शरीर रचना चार्ट निकालते हुए कहा और उसे सबके सामने फैला दिया। 0906 11:05 AM अध्याय 513 रटने की विधि और उसकी कमजोरियां। जब शरीर रचना चार्ट को एक व्यक्ति की पूरी ऊंचाई के अनुसार खोला गया, तो आरेख में अंगों का पैमाना वास्तविक व्यक्ति के शरीर से बिल्कुल मेल खाता था। चार्ट में संपूर्ण मानव शरीर प्रणाली को दर्शाया गया था। जब चू निंग और अन्य लोगों ने युनजियान को अपनी जेब से कागज का मुड़ा हुआ टुकड़ा निकालते और उसे खोलकर शरीर रचना चार्ट निकालते हुए देखा, तो वे भ्रमित हो गए। जब युनजियान ने देखा कि उनकी निगाहें हैरानी से उसकी ओर टिकी हुई हैं, तो उसने कहा, ये चार्ट मानव अंगों और कंकाल प्रणाली को दर्शाता है, और आगे कहा, मैंने इसे सड़क किनारे से खरीदा है। ठीक है, अब मुद्दे पर आते हैं। युनजियान टीम को आरेख वाली एक छोटी गोल पत्थर की मेज के पास ले गया, उसे सपाट रखा और चार्ट की ओर इशारा किया। हत्या की कोई भी तकनीक सीखने से पहले आपको मानव शरीर को समझना होगा। हत्या की तकनीक में लक्ष्य को एक ही झटके में मार गिराना आवश्यक होता है। आपको तेज, सटीक, क्रूर और बेरहम होना चाहिए।
उदाहरण के तौर पर एक पेशेवर हत्यारे को लें, अगर उसे किसी को मारने के समय मानव शरीर रचना का ज्ञान ही नहीं है, तो क्या होगा अगर वह लक्ष्य के दिल में चाकू घोंपने के समय चूक जाए? अगर उसका निशाना चूक गया और निशाना मौके पर ही नहीं मरा, तो मरने वाला वह खुद होगा। क्योंकि उसे मानव शरीर की समझ नहीं है, इसलिए वह मौत का हकदार है। युन जियान की पैनी नज़र ने टीम पर नज़र घुमाए और उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से भयभीत भाव दिखाई दिए। शायद उनकी कही बात उन्हें कुछ ज्यादा ही गंभीर लगी हो, लेकिन हत्यारों और गुप्तचरों की दुनिया में यही जीने का तरीका था। यदि कोई व्यक्ति अक्षम हो और लापरवाही से कोई गलती कर बैठे तो उसे मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। मैं ये बात आप सभी को हत्यारा या गुप्त एजेंट बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप अपने प्रतिद्वंदी का सामना करते समय उसकी शारीरिक संरचना को समझ सकें। जब तक आप किसी व्यक्ति की कमजोर कड़ी को पकड़ लेते हैं, तब तक आप सिर्फ एक चाल में जीत सकते हैं। इसलिए आप सभी को आज ही इस शरीर रचना चार्ट को याद करना होगा। इसे अपने दिमाग में बिठा लें। मेरे पास आपके लिए धीरे धीरे सीखने का समय नहीं है। आपके पास 3 घंटे हैं। अगर 3 घंटे बाद भी आप इसे याद नहीं कर पाते हैं, तो यह मत कहना कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी थी। युन जियान ने यह बात एक ही सांस में कह दी और फिर अपनी हल्की सी मुस्कान को दबाकर अभूतपूर्व गंभीरता से उन सभी की ओर देखा। जब वह ऐसा कर रही थी, तब उसके 6 साथी खिलाड़ी और यहाँ तक कि गे जुन जियान भी पूरी एकाग्रता से सुन रहे थे। युन जियान ने इसी तरह के 5 और चार्ट निकाले और मेज पर रखे एक चार्ट को उठाकर चुनिंग और अन्य लोगों में बांट दिया। गे जुन जियान को कोई चार्ट नहीं दिया गया क्योंकि युन जियान को उम्मीद नहीं थी कि वह उन्हें प्रशिक्षण देते हुए देखेगा। उसने सचमुच सड़क किनारे विक्रेता से वे चित्र खरीदे थे। युन जियान की बात सुनकर जियांग वे समेत सभी 6 युवकों ने, जो काफी सक्षम थे, शरीर रचना चार्ट स्वीकार कर लिए और आरेख को याद करना शुरू कर दिया। चार्ट को याद करने और उसे पूरी तरह से समझने का केवल एक ही तरीका था, रटना। ये किसी पाठ या भाषा को याद करने से बिल्कुल अलग था। 6 सदस्य सहयोगी और सक्षम थे। उन्होंने 3 घंटे के भीतर ही आरेख को रट लिया था। युन जियान ने उनकी परीक्षा ली। चू शियांगनान को छोड़कर सभी ने चार्ट को पूरी तरह से याद कर लिया था। चू शियांगनान अभी भी थोड़ा उलझन में थी। तभी युन जियान ने एक लाल मार्कर निकाला और चू निंग के चित्र के कुछ हिस्सों पर गोला बनाया। पेन बंद करते हुए उसने कहा, ये किसी व्यक्ति के सबसे कोमल अंग होते हैं। जब किसी से लड़ो तो इस जानकारी का उपयोग करना और इन्हीं कमजोर बिंदुओं पर हमला करना याद रखना। 0906 11:06 AM अध्याय 514 वर्किंग यू के घर जा रही है। उसके बाद के समय में युन जियान ने उन्हें कोई तकनीक नहीं सिखाई, बल्कि चुनिंग और अन्य लोगों से कहा कि वे शरीर रचना चार्ट पर लिखी हर चीज को याद कर लें और उसे अपने मन में बिठा लें। वे युवक मेहनती थे और पूरी निष्ठा और लगन से युन जियान की कही हर बात का पालन कर रहे थे। मानव शरीर रचना चार्ट को रटने के अलावा टीम ने पहले दिन और कुछ नहीं सीखा। रात तेजी से उन पर छा गई और वे रात भर प्रशिक्षण करते रहे। जब युन जियान ने घोषणा की कि पहले दिन का प्रशिक्षण समाप्त हो गया है, तो उसकी टीम के साथी राहत की सांसें लेते हुए खड़े रह गए। शायद शुरुआत में उन्हें थकान महसूस नहीं हुई क्योंकि उन्हें केवल शरीर रचना चार्ट को याद करना था, लेकिन एक बार जब उन्होंने इसे याद कर लिया, तो उन्हें इसे बार बार दोहराना पड़ा। यह एक यातना जैसा लगने लगा और ये तो बस शुरुआत थी। गे जुनजियान ने अपनी जीप चलाई और रात के दौरान सभी को घर भेज दिया, ये कहते हुए कि जब युन जियान अकेली रह जाएगी तो वह उसे शिनजियांग टाउन में झांग में हुआ के घर भेज देगा। लॉन्गमेन शहर से शिनजियांग टाउन तक 2 घंटे की ड्राइव थी, इसलिए जब गे जुनजियान ने युन जियान को वहां छोड़ा तो उसके पास रात रुकने का एक सही बहाना था। युन जियान ने उनके इस उदार प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया क्योंकि वह वैसे भी शिनजियांग टाउन जाने का इरादा रखती थी, क्योंकि किन येरो, युन यी और युन झू सभी अभी भी झांग में हुआ के घर पर ही ठहरे हुए थे। अपनी मंजिल की ओर लौटते समय गे जुनजियान और युन जियान ने आपस में बातचीत की क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं था। अचानक अपनी माँ और गे जुनजियान के बीच हुई घटना को याद करते हुए युन जियान ने अनायास ही पूछ लिया, गे अधिकारी, क्या आपका कोई परिवार है? वह सीधी सादी थी, अपनी बात कहने में कोई संकोच नहीं करती थी। उसकी बेबाकी से वह आदमी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। मैंने अपनी पूर्व पत्नी से नाता तोड़ लिया है। मेरा एक बेटा है, लेकिन वह मुझे ज्यादा पसंद नहीं करता, इसलिए वह अब विदेश में पढ़ाई कर रहा है। उस व्यक्ति ने एक असहाय भरकर बात समाप्त की। युन जियान ने सिर हिलाकर सहमति दी और बातचीत यही समाप्त हो गई। ये गे जुनजियान का निजी मामला था। अगर वह ज्यादा सवाल पूछती तो यह अजीब होता।
लोंगमेन शहर से शिनजियांग कस्बे तक सिर्फ झांग में हुआ कि यहाँ एक रात बिताने के लिए वापस जाना वास्तव में एक खर्चीला फैसला था। उस दौर में पेट्रोल बहुत महंगा था और उन्हें अगले 5 दिनों तक सैन्य शिविर में रिपोर्ट करना था। अगर वे हर दिन ऐसा करते तो पेट्रोल की खपत इतनी बढ़ जाती कि खर्च बहुत अधिक हो जाता। फिर भी युन जियान और गे जुनजियान दोनों को ही रकम की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें आमतौर पर बहुत कम आराम के दिन मिलते थे, लेकिन एक उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी होने के नाते उनका मासिक वेतन अच्छा खासा था। वे आरामदेह जीवन जीते थे और लोंगमेन शहर के सबसे अच्छे इलाके में स्थित उनका एक आलीशान विला था। जब वे शिनजियांग टाउन पहुंचे तब रात के 8:30 बज रहे थे। युनझू समय पर बिस्तर पर जा चुकी थी जबकि किन येरो अभी भी रात के खाने के बाद सफाई कर रही थी। गे जुनजियान बिना पूछे ही उसकी मदद करने चला गया। वहां सीई को छोड़कर सभी लोग मौजूद थे। वह अनहुन वापस चला गया था और संभवतः कुछ समय तक वापस नहीं आएगा। वह कुछ ही देर पहले गया था, लेकिन युनजियान को उसकी याद आने लगी थी। खिड़की से आसमान में लटकते चांद को निहारते हुए वह अचानक भावनाओं से भर उठी। क्या वह भी चांद को देख रहा था? श्याओ जियान, युन यी की आवाज उसके पीछे से आई। पीछे मुड़े बिना युनजियान ने गुनगुनाते हुए जवाब दिया, हम के? युन यी युनजियान के बगल में आकर खड़ी हो गई और खिड़की से चांद की ओर देखते हुए कुछ पल की झिझक के बाद बोली, श्याओ जियान, क्या तुम उसे जानती हो? ओह, वह अब कहाँ है? युन यी का जिक्र किंगयू के अलावा किसी और के बारे में नहीं था। उसके सवाल पर युनजियान तुरंत चौकन्नी हो गई। अपनी नज़र हटाकर उसने युन यी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, किंगयू घर चली गई है। मैं चंद्र नव वर्ष के 12वें दिन उससे मिलने जा रही हूँ। क्या तुम भी चलना चाहोगे? युनजियान ने जानबूझकर पूछा, लेकिन युन यी ने बिना कुछ छिपाए सिर हिला दिया। हाँ। 0906 11:06 AM अध्याय 515 एक विकसित होता रिश्ता और द्वंद्वयुद्ध की शुरुआत। युनजियान ने सिर हिलाया। किंग यू गूशा भाड़े के सैनिकों में एक उच्च पदस्थ अधिकारी थी, लेकिन वह अनाथ नहीं थी। स्नेक लिजार्ड द्वारा उसे अपनी सहायता के लिए नियुक्त किए जाने से पहले वह उसके अधीन विष और औषधि प्रशासन का प्रशिक्षण ले रही थी। जब किंग यू को संगठन में लाया गया तब वह एक छोटी बच्ची थी जिसे अतीत की यादें थीं। युनजियान और स्नेक लिजार्ड के साथ काम करते करते वह आत्मनिर्भर हो गई। कुछ जुगाड़ करके उसने अपने जैविक माता पिता को आसानी से ढूंढ लिया। अगर सेना की वजह से ऐसा न हुआ होता तो युनजियान बहुत पहले ही किंग यू को नए साल की शुभकामनाएं देने चला गया होता। युनजियान के गुनगुनाने के बाद युन यी चुप रही। दोनों चुपचाप आसमान में लटके चांद को देखती रहीं। जी, मैं सोने जा रही हूँ। युनजियान ने अपने होंठ कसकर बंद किए और फिर युन यी की ओर देखते हुए पलकें झपकाईं। कल सुबह जल्दी उठना है। मैं भी सोने जा रही हूँ। युन यी ने सिर हिलाया और युनजियान के साथ अपने अपने बेडरूम में वापस चली गई। युन यी ने युनजियान के मार्गदर्शन में झांग शाओफेंग से प्रशिक्षण लेना शुरू किया था और तब से उसने अपना अभ्यास जारी रखा था। वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर दौड़ लगाता था या युनजियान द्वारा सिखाए गए तरीके से चॉपस्टिक फेंकने का अभ्यास करता था और इस प्रक्रिया का आनंद लेता था। उनकी राय में उनकी छोटी बहन अद्भुत थी। एक भाई होने के नाते अगर वह मेहनत नहीं करता तो वह बेशर्मी से उसका बड़ा भाई कैसे हो सकता था। रात शांतिपूर्वक बीत गई। सुबह होते ही युनजियान हमेशा की तरह जल्दी उठ गई। उसकी दिनचर्या के अनुसार वह सुबह 4 बजे के कुछ देर बाद नींद से जाग जाती थी। 4:30 बजे वह बिस्तर से उठ जाती थी। युनजियान को बिना कपड़ों के सोने की आदत नहीं थी। यह एक ऐसी प्रथा थी जो उसने अपने पिछले जीवन से अपनाई थी, क्योंकि उसे हर समय सतर्क रहना पड़ता था। वह अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचरों की सूची में सर्वश्रेष्ठ थी। यह एक ऐसी पहचान और रुतबा था जिससे उसके साथियों और सहकर्मियों में ईर्ष्या पैदा होती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग उसकी जगह लेने के लिए उसकी मौत की कामना करते थे। अगर वह सोने से पहले अपने कपड़े उतार देती तो आधी रात को किसी के अचानक हमला करने पर उसके पास कपड़े पहनने का समय नहीं होता। इसलिए वह बिना ज्यादा औपचारिकता के और बिना कपड़े उतारे ही सो गई। जब युनजियान अंधेरे से बाहर निकला तब तक युनजियान उठ चुका था। वह नीचे एक स्टूल पर बैठा था और उसने जूते पहन रखे थे। देखकर लग रहा था कि वह भी अभी अभी जागा है। उन्हें सुबह 6:30 बजे सैन्य शिविर में इकट्ठा होना था और शिनजियांग शहर से वहां पहुंचने में उन्हें कम से कम 2 घंटे लगते थे। इसलिए युनजियान और गे जुनजियान ने सुबह 4:30 बजे उठने का फैसला किया था। ऑफिसर गे, चलिए चलते हैं, युनजियान ने तब कहा जब उसने देखा कि उस आदमी ने अपने जूते पहन लिए हैं।
जरूर, उसने सहजता से सहमति जताई और युन जियान के साथ बाहर जाने के लिए मुड़ गया। रुको, शियाओ जियान, अधिकारी गे किन येरो की आवाज़ उनके पीछे रसोई से आई। वह जल्दी से बाहर आए और उन दोनों को 2 अंडे और 4 उबले हुए बंस थमा दिए। इन्हें रास्ते में खाने के लिए ले जाओ, नाश्ता न करने का तो सवाल ही नहीं उठता, किन येरो ने नरमी से डांटते हुए कहा। जब वह बोल रही थी और युन जियान और फिर गे जुनजियान को खाना दे रही थी, तो उसकी उंगलियां गे जुनजियान के खुरदुरे हाथों से छू गईं। शर्म से लाल होकर किन येरो घबराकर पीछे मुड़ गई। चलो चलें, युन जियान से कहते हुए गे जुनजियान के आकर्षक और सिद्धांतवादी चेहरे पर मुस्कान थी। युन जियान ने किन येरो और गे जुनजियान की बातचीत देखी। गे जुनजियान की पारिवारिक स्थिति के बारे में जानने और यह पता चलने के बाद कि उनका अपनी पूर्व पत्नी से तलाक हो चुका है, वह इन दोनों वयस्कों के एक साथ आने के विचार का विरोध नहीं करती थी। 2 घंटे का सफर पलक झपकते ही बीत गया। हमेशा की तरह पूरी टीम प्रशिक्षण मैदान में मौजूद थी। अगले 4 दिनों में युन जियान ने अपने वादे को निभाया। वह अपने साथियों को मार नहीं रही थी, लेकिन उसने उन्हें यह महसूस कराया कि मरना एक बेहतर विकल्प था। चाहे तकनीक का क्रियान्वयन हो या उसकी गति, युन जियान उन छहों को थोड़ी सी भी गलती होने पर दंडित करता था और अक्सर इसका नतीजा ये होता था कि उनमें अपने हाथ उठाने की भी ऊर्जा मुश्किल से बचती थी। जब वे 6 लोग रोते बिलखते, कराहते, सिसकते और हौंफते रहे, तो आखिरकार वे 4 दिन बीत गए जो वर्षों से भी लंबे लग रहे थे। 5वें दिन टीम मोनाक और उन्नत विशेष बलों के उम्मीदवारों के बीच द्वंद्व युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ, जिन्हें गोक्सुन ने प्रशिक्षित किया था। 0906 11:06 AM अध्याय 516 एफ प्रांत में बैठक। गे जुनजियान 5वें दिन सुबह सुबह टीम मोनाक को एफ प्रांत ले गए। गोक्सुन एफ प्रांत के उन्नत विशेष बलों के अधिकारी थे और जिन उम्मीदवारों को वह प्रशिक्षण दे रहे थे, वे पूरे देश के युवाओं में से चुने गए विशिष्ट प्रतिभागी थे। इस बार उच्च अधिकारियों ने गे जुनजियान को टीम मोनाक को द्वंद्व युद्ध के लिए एफ प्रांत के सैन्य अड्डे पर ले जाने के लिए कहा था। सौभाग्यवश वह प्रांत बहुत दूर नहीं था, लेकिन पास भी नहीं था। उन्हें लोंगमेन शहर से सैन्य अड्डे तक पहुंचने में 5 से 6 घंटे का समय लगता था। जे प्रांत में एफ प्रांत समुद्र के सबसे निकट स्थित क्षेत्र था। यह मूल रूप से समुद्र के किनारे बसा एक शहर था। यहाँ की अर्थव्यवस्था भी औसत से ऊपर थी क्योंकि ये देश के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक था। इसे समुद्र का शहर भी कहा जाता था। एफ प्रांत जाने और वहां से लौटने में 12 घंटे से अधिक का समय लगता। लंबे समय तक गाड़ी चलाना खतरनाक था, इसलिए गे जुनजियान ने उनके लिए वहां एक होटल में रात रुकने की व्यवस्था की थी। गोक्सुन के उम्मीदवारों के खिलाफ द्वंद्व युद्ध के लिए एफ प्रांत पहुंचने पर उसने योजना बनाई थी कि वे सबसे पहले सैन्य अड्डे पर जाएंगे। परिणाम चाहे जो भी हो, चूंकि वे एफ प्रांत तक इतनी दूर आए थे, इसलिए वह टीम को रात में मौज मस्ती के लिए बाहर ले जाने वाला था। ऐसा तो था नहीं कि उन्हें हर दिन सागर नगरी घूमने का मौका मिलता हो। होटल में चेक इन करने के बाद गे जुनजियान अपनी जीप से एफ प्रांत के सैन्य अड्डे की ओर रवाना हो गए। अरे, अब क्या करें? युन जियान, मैं बहुत घबरा रही हूँ। चुनिंग का शरीर कांप रहा था। जैसे ही उसने सोचा कि बाद में होने वाला द्वंद्व युद्ध ये तय करेगा कि वे उन्नत विशेष बलों में बने रह सकते हैं या नहीं, उसके पेट में अजीब सी बेचैनी होने लगी। भले ही उसे साफ तौर पर महसूस हो रहा था कि 5 दिनों के प्रशिक्षण ने उसे काफी बेहतर बना दिया था। चिंता मत करो, बस स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ो। इसके विपरीत युन जियान अपनी उंगलियों के बीच कागज का एक टुकड़ा लिए शांत भाव से बैठी थी। उसके हाथ में जो कागज था, उस पर एएसएफ उम्मीदवारों की टीम के नाम और बायोडेटा छपे हुए थे, जिनसे उन्हें मुकाबला करना था। टीम का नाम था बैटलिंग ड्रैगन्स। युन जियान के हाथ में मौजूद जानकारी के उस पन्ने पर टीम के प्रत्येक सदस्य का नाम, लिंग और आयु लिखी हुई थी। हम यहाँ हैं, घबराओ मत। अगर हम हार भी जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। गे जुनजियान ने एफ प्रांत के सैन्य अड्डे के प्रवेश द्वार पर अपनी कार खड़ी करने के बाद उसमें बैठे युवाओं से कहा। अगर वे हार भी जाते तो भी वह उन पर दोष नहीं डालने वाला था। हम, गे जुनजियान के प्रोत्साहन भरे शब्दों से उनके तनावग्रस्त दिलों में तुरंत गर्माहट लौट आई। एफ प्रांत के सैन्य अड्डे के प्रवेश द्वार पर काफी देर से लोगों की कतार लगी हुई थी। सबसे आगे खड़ा व्यक्ति एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज की वर्दी पहन रखी थी। वह दिखने में गे जुनजियान से थोड़ा कम आकर्षक था, लेकिन उसमें एक जुझारू योद्धा का आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने धीरे धीरे आती हुई जीप को देखा। यह आदमी गोक्सुन जी जुनजियान का शत्रु था। जैसे ही उसने जीप देखी, वह अपने पीछे खड़े उग्र युवकों की ओर मुड़ा।
इस द्वंद्व युद्ध में तुम्हें केवल जीतने की अनुमति है, समझे? जी सर, उनके पीछे खड़े कनिष्ठों के समूह ने तुरंत जवाब दिया। इस समूह में 7 लोग थे और उनमें से केवल एक लड़की थी। ये थे बैटलिंग ड्रैगन्स, एएसएफ के उम्मीदवार जो टीम मोनाक को चुनौती दे रहे थे। उन्होंने देखा कि जीप धीरे धीरे रुक गई। दरवाजा खुलते ही एक खूबसूरत लड़की फुर्ती से गाड़ी से उतरी। लड़की को देखकर वे सब दंग रह गए, वह इतनी सुंदर थी। 0906 1106 AM अध्याय 517 उसका द्वेष और मूर्ख। युन जियान के ताजगी भरे और आकर्षक व्यक्तित्व ने सभी की आंखों में चमक ला दी, खासकर बैटलिंग ड्रैगन्स के उन 6 युवकों की, जिन्होंने उसके चेहरे को करीब से देखने के बाद अनजाने में ही आहें भर उठाईं। युन जियान के बाद चू निंग और अन्य लोग भी जीप से उतर गए। फिर गे जुनजियान उन्हें प्रवेश द्वार तक ले गए और ए गोक्सुन और उनकी टीम का सामना किया। अधिकारी गे, बहुत समय हो गया। गे जुनजियान से मिलते ही ए गोक्सुन की निगाहें तीखी हो गईं। जब दोनों प्रतिद्वंद्वियों का आमना सामना हुआ तो स्वाभाविक रूप से उनके लहजे में घृणा का एक कठोर भाव था। गे जुनजियान और ए गोक्सुन दोनों ही उच्च पदस्थ उग्रवादी और उन्नत विशेष बलों के नेता थे, लेकिन उनकी दुश्मनी बहुत पुरानी थी। 20 साल पहले गे जुनजियान, ए गोक्सुन और उनकी उम्र के एक अन्य व्यक्ति 3 सगे भाई थे। वे साथ में प्रशिक्षण लेते और रहते थे। उनके बीच इतना गहरा रिश्ता था कि वे रात भर कंबल ओढ़कर बातें करते रहते थे। एक बार तो उन्हें उनके वरिष्ठ अधिकारी ने ऐसा करते हुए पकड़ लिया और उन्हें पूरी रात घोड़े की मुद्रा में खड़े रहने की सजा दी गई। दूसरे दिन वे बुरी तरह हार गए, लेकिन उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक ए गोक्सुन ने कुछ ऐसा नहीं कर दिया जिसके लिए गे जुनजियान उसे कभी माफ नहीं करेगा, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के बाद भी नहीं। यह एक एस श्रेणी का मिशन था, यानी बेहद कठिन। उनमें से 3 को एक आपराधिक अड्डे को नष्ट करने के लिए भेजा गया था, लेकिन ए गोक्सुन ने खुद को उजागर कर दिया, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। गे जुनजियान और दूसरे व्यक्ति ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के पीछे हटने के आदेश की अवहेलना करते हुए ए गोक्सुन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वे सफल हो गए। फिर भी ए गोक्सुन ने अंतिम क्षण में अपने भाई को खतरे से बचाने के लिए पकड़ लिया। ए गोक्सुन के लिए उनके भाई ने अपनी जान दे दी। विशेष बलों के सैनिकों को लगातार मौत का सामना करना पड़ता था। ए गोक्सुन ने अपने भाई को ढाल बनाकर अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी कि सफलता की लालसा में वह दुश्मन के हाथों मारा गया। गे जुनजियान एक अच्छे परिवार से थे, लेकिन उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ए गोक्सुन की तुलना में कुछ भी नहीं थी। अपनी शक्तिशाली पृष्ठभूमि का लाभ उठाते हुए ए गोक्सुन ने अपनी सभी गलतियों को मिटा दिया और एक परिपूर्ण जीवन जीना जारी रखा, जबकि उनके भाई ने उनके लिए व्यर्थ ही अपनी जान दे दी। इस घटना के बाद गे जुनजियान और ए गोक्सुन के बीच का रिश्ता घनिष्ठ मित्रता से बदलकर सबसे कट्टर शत्रुता में बदल गया। आज तक गे जुनजियान पश्चाताप के कारण इस घटना से बाहर नहीं निकल पाए हैं। उसे पछतावा हुआ, उसे अपने भाई को रोकना चाहिए था। उसे ए गोक्सुन जैसे व्यक्ति के लिए अपना कीमती जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए था। बहुत देर हो चुकी थी। आपसे मिलकर खुशी हुई। गे जुनजियान ने ए गोक्सुन को घूर कर देखा। उसकी आवाज में उसके शब्दों से कोई लेना देना नहीं था। ए गोक्सुन भी उसे बहुत सम्मान की नज़र से नहीं देखता था। उसने गे जुनजियान की ओर देखा और फिर युन जियान और उसके बगल में खड़े अन्य लोगों पर तिरस्कार भरी नज़र डाली। ये देखकर कि वे सभी दुबले पतले और छोटे कद के थे, उसे अच्छा लगा। आपके बाद ए गोक्सुन ने यह बात सरसरी तौर पर कही थी। गे जुनजियान ने ठंडी सी सांस ली और फिर अपनी टीम को अपने पीछे बेस में प्रवेश करने का इशारा किया। चूंकि यह एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज के नेतृत्व में 2 टीमों के बीच मुकाबला था और वे एएसएफ कोटा के लिए लड़ रहे थे, इसलिए दोनों से उच्च रैंक का एक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित था। उसके आने से पहले प्रतियोगिता शुरू नहीं हो सकी। जैसे ही युन जियान और उसकी टीम के साथी अपनी जगह पर डटे रहे, चुनिंग और बाकी लोगों ने वार्म अप एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, जो युन जियान ने उन्हें सिखाई थी। हाँ, देखो ये क्या कर रहे हैं, ये तो मूर्ख लग रहे हैं। बैटलिंग ड्रैगन्स के एक भारी भरकम युवक ने ताना मारा, जिसका वजन 100 किलोग्राम से अधिक था। 0906 1106 AM अध्याय 518 एक निश्चित हार, एक समतल भूमि। बैटलिंग ड्रैगन्स समूह में 6 पुरुष और एक महिला शामिल थी। महिला ज्यादा बोलती नहीं थी, जबकि 100 किलोग्राम से अधिक वजन वाला यह विशालकाय युवक 6 पुरुषों में सबसे अलग दिख रहा था। कदकाठी की बात करें तो बैटलिंग ड्रैगन्स के सदस्य टीम मोनाक से कहीं ज्यादा बड़े दिखते थे, खासकर लिन कुवान नाम का तगड़ा आदमी। उसकी कदकाठी देखकर लोग सोचते थे कि वह बेहद ताकतवर होगा।
वहीं युन जियान और उसकी टीम दुबले पतले और लंबे थे, मानो उनमें ज्यादा ताकत न हो। दोनों टीमों की शारीरिक बनावट में अंतर देखकर गे जुनजियान ने भौहें सिकोड़ ली, जबकि ए गोक्सुन ने उसे चुनौती भरे अंदाज में देखा। उसने बहुत पहले सुना था कि टीम मोनाक के 7 सदस्यों में से केवल युन जियान और जियांग वेइवेई ही बेहतर हैं, बाकी पांचों में काबिलियत की कमी है। ए गोक्सुन इस बार पूरी तैयारी के साथ आई थी। बैकलिंग ड्रैगन्स के सभी 7 युवा खिलाड़ी अपनी क्षमताओं में बराबर के थे, इसलिए अगर उनमें से 2 युन जियान और जियांग वेइवेई से हार भी जाते तो कोई बात नहीं थी, बशर्ते बाकी 5 जीत जाएं। आखिरकार यह एक टीम मुकाबला था। ए गोक्सुन मन ही मन खुश हो रहा था। इस बार वह गे जुनजियान को हराने वाला था। चीफ युआन आ गए हैं। स्वागत के लिए तैनात एक विशेष बल के सैनिक ने उत्साह से चिल्लाते हुए कहा जब उसने एक आकृति को अपनी ओर आते देखा। चीफ युआन, गे जुनजियान और ए गोक्सुन के वरिष्ठ अधिकारी थे। टीम मोनाक और बैकलिंग ड्रैगन्स के बीच होने वाले द्वंद्व युद्ध में भी वही निर्णायक भूमिका निभाने वाले थे। गे जुनजियान और ए गोक्सुन ने तुरंत अपने प्रमुख को सैन्य सलामी दी। तुम यहाँ हो, सब लोग मौजूद हैं, है ना? चीफ युआन ने तिरछी नजर से देखते हुए पूछा, और टीम मोनाक और बैकलिंग ड्रैगन्स के युवाओं की ओर सौहार्दपूर्ण ढंग से देखा। जी हाँ, चीफ युआन, क्या हम अब शुरू कर सकते हैं? लिन कुवान का अत्यधिक मोटा शरीर कांप उठा और उसने टीम मोनाक पर एक और ताना भरी नजर डाली। हालांकि युन जियान पर नजर पड़ते ही उसकी चिढ़ाने वाली निगाहें नर्म पड़ गईं। वह बेहद खूबसूरत थी। लिन कुवान को उसे देखते ही खुजली होने लगी। उस लड़की के अलावा बैकलिंग ड्रैगन्स के सभी 6 युवक वास्तव में युन जियान को घूर रहे थे। आप सबका क्या कहना है? चीफ युआन ने अपनी नज़र मोनाक टीम की ओर घुमाई और विनम्रता से पूछा। हम हमेशा तैयार हैं, युन जियान ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। टीम मोनाक ने उसे अपना सबसे मजबूत स्तंभ माना था। ओह, चीफ युआन ने जिज्ञासा भरी आवाज निकाली, मानो उन्हें युन जियान की बात में दिलचस्पी हो। आखिरकार उसकी क्षमता ने पूरे देश के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को चिंतित कर दिया था। चीफ युआन ने युन जियान की तस्वीर देखी थी, इसलिए वे जिज्ञासावश पूछे बिना नहीं रह सके। हम हमेशा तैयार रहते हैं क्योंकि यह निश्चित है कि वे हार रहे हैं, युन जियान ने दोहराया और अपनी बात आगे बढ़ाई। कितनी बेपरवाही! फिर भी युन जियान के शब्दों से उन्हें सिहरन महसूस हुई। सुंदर लड़की, इतनी जल्दी मत बोलो। हारने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हमेशा कोई न कोई तुमसे भी ऊंचा पहाड़ और बेहतर इंसान होता है? लिन कुवान की तीखी निगाहें युन जियान पर चारों ओर घूम रही थीं। गे जुनजियान और चीफ युआन के साथ साथ बाकी सभी के सामने लड़की ने लिन कुवान की ओर मुड़कर देखा और दबंगई से बोली, अगर तुम वो पहाड़ हो तो हम आज ही तुम्हें समतल मैदान बना देंगे। जीत मोनाक टीम की हुई। युन जियान के आत्मविश्वास से भरे शब्दों को सुनकर चीफ युआन के होठों के कोने पर आई हल्की सी झंझनाहट को वह रोक नहीं पाए। 0906 11:07 AM अध्याय 519 1 कामुक मोटा दिलचस्प, एक समतल भूमि। हाँ, ये सुनकर मुखिया युआन जोर से हंस पड़े। बैकलिंग ड्रैगन्स उस पल बेहद निराश हो गए जब उन्होंने उसे इतनी आसानी से हंसते हुए सुना। उनकी ठहाके थमने के बाद चीफ युआन ने घोषणा की, मैं टीम मोनाक और बैकलिंग ड्रैगन्स के बीच द्वंद्व युद्ध की आधिकारिक शुरुआत की घोषणा करता हूँ। ये सुनकर सभी लोग चौकन्ने हो गए, क्योंकि चीफ युआन ने मैच के बारे में विस्तार से बताना शुरू कर दिया था। एक उत्कृष्ट एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेज सदस्य के रूप में मेरा मानना है कि शारीरिक शक्ति और सहनशक्ति एक बुनियादी आवश्यकता है। मैंने इस द्वंद्व युद्ध के लिए 2 चरण निर्धारित किए हैं। पहला चरण पर्वतारोहण है, चीफ युआन ने कहा और पीछे स्थित पहाड़ को दिखाने के लिए थोड़ा झुके। मैंने चोटी पर 14 छोटी लाल झंडियां लगाने का अनुरोध किया है। आपका मिशन है कि आप जितनी जल्दी हो सके चोटी तक पहुंचे और उन छोटी लाल झंडियों को लेकर वापस यहां आएं, वरिष्ठ अधिकारी ने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने आगे कहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूं कि वापस आने वाली पहली 7 टीमों में से किस टीम के पास बहुमत है। यही जीत की शर्त होगी। मैं व्यक्तिगत उपलब्धि से ज्यादा टीम वर्क को महत्व देता हूँ। ठीक है, अब आप शुरू कर सकते हैं। चीफ युआन के बोलते ही बैकलिंग ड्रैगन्स पागलों की तरह पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। वहीं दूसरी ओर युन जियान शांत थी और उसने बड़ों के सामने अपने साथियों को हाथ हिलाकर कहा, एक जैसी गति बनाए रखना और दौड़ने की कोशिश मत करना। चढ़ाई करते समय बात मत करना। ठीक है, चलो चलें। इसके बाद उसने उन सभी को पहाड़ की ओर दौड़ना शुरू करने का इशारा किया। जब चीफ युआन वहां खड़े होकर सुन रहे थे तो वे बेहद हैरान थे। क्या इतनी कम उम्र की लड़की में इतनी दूरदर्शिता और रणनीति हो सकती है?
मैच शुरू होते ही बैटलिंग ड्रैगन्स ने तुरंत रफ्तार पकड़ ली। हालांकि वे अब दौड़ में आगे थे, लेकिन नतीजा जरूरी नहीं कि वही हो। डॉट 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 शिखर तक जाने का रास्ता घुमावदार था, जो पहाड़ के चारों ओर कई परतों में लिपटा हुआ था। खैर, रेस में सबसे आगे चल रहे बैटलिंग ड्रैगन्स काफी आगे थे और इस बात पर गर्व कर रहे थे। हाँ, वे हमारी बराबरी नहीं कर पाएंगे, उनमें से एक भी नहीं। पहले 7 लोग हमारी टीम से होंगे, उनकी हार पक्की है। लिन कुवान के बगल में खड़ा एक हट्टा कट्टा युवक, जिसकी लंबाई 1.75 मीटर थी, युन जियान, और उसकी टीम को देखकर हंसे बिना नहीं रह सका। उसके उपहास का चुनिंग और उसके साथियों ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि युन जियान ने उन्हें ट्रैकिंग के दौरान बोलने से मना किया था। उन्हें अपनी ऊर्जा बचानी थी और एक समान गति बनाए रखनी थी। जैसे जैसे चढ़ाई का रास्ता और अधिक ढलान वाला होता गया, शिखर के करीब पहुंचते पहुंचते बैटलिंग ड्रैगन्स की दौड़ने की गति एक घोंघे के रेंगने जितनी धीमी हो गई। लिन कुवान और उनके साथी खिलाड़ी बेहद परेशान थे। हमें क्या करना चाहिए? वे हमारा पीछा कर रहे हैं, बैटलिंग ड्रैगन्स की इकलौती लड़की ने कहा। युन जियान और उनकी टीम बैटलिंग ड्रैगन्स के सदस्यों को हटाने के करीब पहुंच गए थे। मैं उन्हें रोकूंगा, तुम लोग ऊपर तक दौड़ो, लाल झंडे ले आओ और नीचे दौड़ो। अगर हमें 7 में से 4 स्थान मिल गए तो हम जीत जाएंगे। लिन कुवान ने अपने कदम रोके और अपने बाकी साथियों से कहा। वे उसके बिना ही आगे बढ़ गए, क्योंकि वह मुड़कर खड़ा हो गया और अपने भारी वजन से टीम मोनाक को रोकने की कोशिश करने लगा। लिन कुवान का वजन 100 किलोग्राम से अधिक था और वह एक मोटी, मांसल दीवार की तरह मजबूत था। वह रास्ते के ठीक बीच में खड़ा होकर पूरी तरह से बाधा बन गया था, और उसने युन जियान और उसके 7 साथियों को अपने आगे जाने से सफलतापूर्वक रोक दिया था। जब मोनाक टीम उसके पास पहुंची, तो लिन कुवान के दिमाग में अचानक एक घिनौना विचार आया और उसने आगे दौड़ रही युन जियान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सुंदर लड़की, आज तो तुम मुझसे बचकर नहीं निकल पाओगी। लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक अपवाद बना सकता हूँ। बस मुझे एक चुंबन दे दो और मुझे तुम्हें छूने दो, मैं तुम्हें ही जाने दूंगा। क्या सोचती हो? लिन कुवान की आवाज में दया भाव झलक रहा था। 0906 11:07 AM अध्याय 520 मोटे को गिराना और एक चाल चलना। छी, युन जियान, उसे पीट दो। लिन कुवान की इस अपमानजनक बात को सुनकर पीछे दौड़ रही चुनिंग भड़क उठी। युन जियान की पहले की चेतावनी पर उसे जरा भी ध्यान नहीं था। वह मोटी औरत कितनी घिनौनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे आदमी को एडवांस स्पेशल फोर्सेज के उम्मीदवार के रूप में कैसे चुना गया। हे, लिन कुवान अपने 100 किलोग्राम से अधिक के भारी भरकम शरीर के साथ विचलित खड़ा रहा। बैटलिंग ड्रैगन्स में वह न केवल सबसे भारी था, बल्कि सबसे ताकतवर भी था, जो एक छोटे पेड़ को भी बलपूर्वक उखाड़ सकता था। वह टीम मोनाक के 7 सदस्यों को 1.5 मीटर से भी कम चौड़ाई वाले रास्ते को पार करने से रोक रहा था। इस बीच लिन कुवान के मन में केवल युन जियान की सुडौल आकृति का ही ख्याल था। अगर उसे एक बार भी उसके जैसी मोहक सुंदरता को छूने का मौका मिल जाए तो कितना संतोष मिलेगा। लिन कुवान अभी भी उसी सपने में खोया हुआ था कि युन जियान उससे एक सीढ़ी नीचे आ गई। मुस्कुराते हुए युन जियान ने अपना पैर बढ़ाया और बिना कुछ कहे ऊपर वाली सीढ़ी की ओर एक जोरदार लात मार दी। हाँ, प्यारी लड़की, संघर्ष करना छोड़ दो। बात तुम्हारी हो रही है और तुम मुझे लात मारना चाहती हो। क्या तुम्हारी लात मुझे हिला भी सकती है? ग्रे, इससे पहले कि वह सपने देखते रहो, कह पाता, लिन कुवान ने युन जियान की लात की अपार शक्ति को महसूस किया और उसका भारी शरीर सीधे एक तरफ गिर गया। बूम! इसके बाद लिन कुवान के भारी वजन के गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। जब उसने युन जियान की शक्ति को महसूस किया, तो उसकी गोल आंखें हास्यास्पद रूप से चौड़ी हो गईं। जब वह अपने 100 किलोग्राम से अधिक वजन के साथ फर्श पर गिर पड़ा और असहनीय दर्द ने उसे जकड़ लिया, तब उसके दिल के एक कोने से एक सुन्न कर देने वाला आतंक उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। युन जियान उससे आगे निकल चुकी थी और बिना कुछ कहे ही आगे दौड़ गई। चुनिंग और अन्य लोग जमीन पर पड़े लिन कुवान को पीछे छोड़ते हुए पहाड़ की चोटी की ओर दौड़ पड़े। लड़की खुद को रोक नहीं पाई। लिन कुवान के पास से गुजरते हुए उसने गुस्से से कहा, बेवकूफ मोटे, तू हमारी युन जियान एर पर हाथ लगाने के बारे में सोचकर भी मौत को दावत दे रहा है। हाँ, तुझे यही मिलना चाहिए। इतना कहकर चुनिंग बिना पीछे मुड़े अपनी टीम के साथ चलने के लिए आगे बढ़ गई। लिन कुवान के गिरने के बाद दर्द और धड़कन इतनी तेज थी कि उसमें वापस खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। टीम मोनाक की बात करें तो युन जियान अपने सदस्यों का नेतृत्व करते हुए शिखर की ओर दौड़ रही थी।
लिन कुवान के अलावा बैटलिंग ड्रैगन्स के बाकी 6 सदस्य उससे ठीक आगे थे। अरे यार, ये तो हमारे करीब आ रहे हैं। क्या उस मोटे ने इन्हें रोका नहीं था? बैटलिंग ड्रैगन्स का एक दुबला पतला नौजवान पीछे मुड़ा और हैरानी से हौंफने लगा। उसका नाम जूरुई था और वह बैटलिंग ड्रैगन्स में शायद सबसे पतला पुरुष था। इसके बावजूद उसकी लंबाई 1.8 मीटर थी और उसका रूप रंग ऐसा था कि स्कूली लड़कियां उस पर फिदा हो जाती थीं। हम ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकते। हमें ये राउंड जीतना ही होगा। अगर हम हार गए तो ज़्यादा से ज़्यादा हम टाई ही हासिल कर पाएंगे, और टाई का मतलब है कि हम हार गए। बैटलिंग ड्रैगन्स की इकलौती लड़की ने फ्राउनिंग हुए कहा। उस लड़की का नाम यू लुओ था। उसने जो कहा वह बिल्कुल तर्कसंगत था। इस मुकाबले के केवल 3 ही संभावित परिणाम थे: जीत, हार या टाई। पहले वाले विकल्प से बैटलिंग ड्रैगन्स टीम मोनाक के खिलाफ दूसरे दौर में क्वालिफाई कर सकती थी, लेकिन अगर वे युनजियान और उनके सदस्यों से हार जाते या मैच ड्रॉ हो जाता तो इसका मतलब ये होता कि बैटलिंग ड्रैगन्स अपने प्रतिद्वंद्वियों की जगह लेने के लिए अयोग्य हो जाती। दूसरे दौर में पहुंचने के लिए उन्हें जीतना ही था। टाई होने से भी उन्हें यह उपलब्धि हासिल नहीं हो सकती थी। ये तो काफी अच्छे दिख रहे हैं। सुनो, यू लुओ के मन में एक तरकीब सूझी और उसने दौड़ते हुए अपने साथियों को फुसफुसाते हुए अपनी बात सुनने का इशारा किया।